हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 9th एनसीईआरटी पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज चल रही है। आज आपका यहां पर अध्याय 5वां है। यहां पर हम लोग संस्थाओं के कामकाज से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव, गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक। आप लोग जानते हैं कि कार्यपालिका जो है दो प्रकार की होती है, राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका में जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित प्रतिनिधि जाते हैं, जो कि जनता की ओर से आगे जाके निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पर जो गृह मंत्री है या जो मंत्री है या प्रधानमंत्री हैं, ये राजनीतिक कार्यपालिका हैं। बाद बाकी जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव जो कि एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है, पुलिस महानिदेशक जो कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर है, ये सभी जो है स्थायी कार्यपालिका हैं। और इनका कोई चुनाव नहीं होता है, बल्कि ये लोग एग्जाम फाइट करके तब चयनित होते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी वाला। दूसरा प्रश्न है, न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान गलत है? संसद द्वारा पारित प्रत्येक कानून को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी की इजाजत होती है। अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे अमान्य घोषित कर सकती है। न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। अगर किसी नागरिक के अधिकारों का हनन होता है तो वह अदालत में जा सकता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे संविधान ने पूरे देश के लिए कानून बनाने की जो शक्ति प्रदान की है वो संसद को प्रदान की है। तो संसद जो है पूरे देश के लिए या देश के किसी क्षेत्र के लिए या किसी एक संबंधित विषय के लिए कानून बना सकती है। हालांकि संसद जो भी कानून बनाएगी वो संविधान के दायरे में रहकर ही बनाएगी, यानी कोई भी कानून ऐसा नहीं होगा जो कि संविधान के मूल्यों का उल्लंघन कर रहा हो या संविधान को दरकिनार कर रहा हो। ऐसा कोई कानून नहीं होगा। तो यहाँ पर संसद को ये पावर मिली हुई है और संसद कानून बना सकती है। संसद को कानून बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ए वाला गलत हो जाएगा, बी वाला सही है। अगर जनता को ये लगता है कि सरकार ने कोई कानून ऐसा बनाया है जो कि संविधान की भावना के खिलाफ है, तो लोग सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो यहाँ पर न्यायालय को जो है कानून की समीक्षा करने का अधिकार है, जिसको न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। तो न्यायालय अगर पाता है कि जो भी कानून है वो संविधान के मूल्यों के खिलाफ है या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायपालिका जो उसे रद्द या अमान्य कर सकती है। तो यहाँ बी वाला भी सही है, सी वाला सही है। न्यायपालिका जो है कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है और ये हमारे आर्टिकल 50 में बताया गया है कि न्यायपालिका जो है कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। डी वाला भी सही है। अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का या नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, हनन हो रहा है, तो वो व्यक्ति जो है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में जा सकता है। तो यहां पर हमारा जो गलत वाला आंसर है वो है ए वाला। तीसरा प्रश्न है, अगर आपको भारत का राष्ट्रपति चुना जाए तो आप निम्नलिखित में से कौन सा फैसला खुद कर सकते हैं? अपनी पसंद के व्यक्ति को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, लोकसभा में बहुमत वाले प्रधानमंत्री को उसके पद से हटा सकते हैं, दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं, मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों ने अध्याय पढ़ा होगा, तो वहां पर आपने जो है पढ़ा है कि अनुच्छेद 74 के खंड 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुख्य प्रधानमंत्री होगा, यानी उसका हेड जो है प्रधानमंत्री होगा। और उसी में ये कहा गया है कि यहाँ पर राष्ट्रपति जो भी अपने कार्य करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा और ये अनिवार्य है, यानी उसी की सलाह से उसको कार्य करने हैं। यानी यहाँ पर राष्ट्रपति अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता है। अनुच्छेद 75 के खंड 1 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है सदन में यानी लोकसभा में जो बहुमत वाला दल है उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। तो यहाँ पर ये जो अपने मन से या अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री नहीं चुन सकते हैं, बल्कि जो बहुमत में दल होता है उसके नेता को ये प्रधानमंत्री चुनते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला गलत हो जाएगा, ए वाला गलत है। सेकंड वाला यहाँ पर ये भी गलत है। देखिए, जब तक लोकसभा में प्रधानमंत्री को बहुमत है तब तक प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर आपका बी वाला भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर सी वाला सही है। देखिए, अनुच्छेद 111 में कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी सामान्य विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। हालांकि अगर पुनर्विचार के लौटाने के बाद अगर विधेयक फिर से सदनों से पारित होकर आ जाता है तो इस बार इसको मंजूरी देनी पड़ती है। डी वाला भी गलत है कि मंत्रिपरिषद में अपनी पसंद के नेताओं का चयन कर सकते हैं, ये गलत है।
यानी ये प्रधानमंत्री की सलाह पर ही चयन करते हैं, ना कि अपनी पसंद से। तो यहां पर आपका सही वाला आंसर है वो है सी वाला। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक संस्थाओं में से कौन सी संस्था देश के मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। जैसा कि मैंने आपको बताया था, संसद को संविधान ने यह शक्ति दी है कि वो संविधान के प्रावधानों और निर्धारित प्रक्रिया के अकॉर्डिंग जो भी कानून है उस कानून में संशोधन कर सकती है, या पुराने कानूनों को रद्द कर सकती है और नए कानूनों को निर्माण कर सकती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। पांचवा प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री सीधे जनता द्वारा क्यों नहीं चुना जाता? संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। लोकसभा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उन्हें हटा सकती है। चूंकि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, लिहाजा उसे जनता द्वारा चुने जाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री के सीधे चुनाव में बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, तो संसदीय शासन प्रणाली में जनता सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करती है, बल्कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करती है। और लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल है या बहुमत प्राप्त जो गठबंधन है, उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए वाला। छठवां प्रश्न है, ओबीसी आरक्षण यानी मंडल आयोग के कार्यान्वयन के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में राष्ट्रपति, फिर कैबिनेट का रोल पूछा गया है, फिर सरकारी अधिकारियों का, फिर सर्वोच्च न्यायालय का रोल पूछा गया है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मंडल आयोग की सिफारिशें कब लागू हुई हैं? जब जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आ गई है। उसके बाद राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के जरिए संसद के दोनों सदनों को बताया है कि जो सरकार की मंशा है वो मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने की है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा राष्ट्रपति का संसद में सिफारिशें लागू करने की औपचारिक घोषणा। कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट ने क्या किया है? देखिए, कैबिनेट ने जो है 27% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। सरकारी अधिकारियों ने क्या किया है? सरकारी अधिकारियों ने जो सरकार की तरफ से ऑर्डर मिला था उसको अपने कार्यालय को बताया है, यानी ऑफिशियल जो मेमोरेंडम आया है उसके जरिए बताया, कार्यालय ज्ञापन के जरिए बताया है। ये सरकारी आदेश जारी करके निर्णय को लागू किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय में इसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई थी। तो सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि भाई ये जो सरकार ने आदेश जारी करवाया ये वास्तव में वैध है, ये संविधान के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा है। तो इसका डी का हो जाएगा पहला वाला। तो यहां पर आपका जो सही मिलान होगा वो है ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो आंसर है आपका ए वाला। सातवां प्रश्न है, लोकतांत्रिक शासन में शासकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? शासक अपनी राजनीतिक इच्छा के अनुसार संविधान को बदल सकते हैं। शासक केवल न्यायपालिका के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। शासक संविधान, कानूनों तथा निर्धारित संस्थागत प्रक्रियाओं के अनुसार शासन करते हैं। शासकों के निर्णयों पर केवल जनता का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोकतांत्रिक शासन में जनता जो है अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है और वो जनप्रतिनिधि जो है आगे जाकर जनता की ओर से निर्णय लेते हैं। यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो संविधान, कानून और जो निर्धारित संस्थागत प्रक्रियाएं हैं उनके अनुसार ही शासन चलाते हैं। ये लोग अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी वाला। आठवां प्रश्न है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णय लेने तथा उन्हें लागू करने वाली प्रमुख संस्थाओं का सही समूह कौन सा है? विधायिका, निर्वाचन आयोग और न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग और नौकरशाही, संसद, राजनीतिक दल और कार्यपालिका। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रमुख संस्थाओं का जो सही क्रम है वो है विधायिका, जो एक कानून का निर्माण करती है, कार्यपालिका विधायिका के बनाए हुए कानूनों को लागू करती है और दैनिक प्रशासन को संभालती है, न्यायपालिका का काम है देश में संविधान की रक्षा करना। तो यहां पर आपका सही आंसर है आपका बी वाला। नौवां प्रश्न है, सरकार को संस्थाओं के समूह के रूप में समझने का सबसे उपयुक्त आधार क्या है? यह केवल चुनाव आयोजित करती है, यह केवल कानून लागू करती है, इसके पास कानून बनाने, लागू करने तथा उसकी व्याख्या से संबंधित अधिकार होते हैं, इसका मुख्य कार्य राजनीतिक दलों को नियंत्रित करना है। ठीक है, सरकार का मुख्य कार्य क्या है? कानून बनाना,
लागू करना और उसकी व्याख्या से संबंधित अधिकार ये सरकार है। यानी संस्थाओं के समूह को हम लोग, ये जो भी आपकी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसके समूह को सम्मिलित रूप से सरकार भी कह देते हैं। और वैसे अगर देखा जाए तो सरकार का जो अर्थ होता है वो कार्यपालिका के संदर्भ में होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला। 10वां प्रश्न है, भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण संबंधी 13 अगस्त 1990 के कार्यालय ज्ञापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कार्यालय ज्ञापन कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया था। इस आदेश से पूर्व केंद्र सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए 15% और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% आरक्षण लागू था। इस कार्यालय ज्ञापन के लागू होने के साथ ही केंद्र सरकार में कुल आरक्षण की सीमा बढ़कर 50% से अधिक हो गई। आपको यह बताना है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर ये पहला वाला बिल्कुल सही है। 13 अगस्त 1990 को कार्यालय ज्ञापन जो है वो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर के बाद जारी हुआ है। तो यहाँ पर पहला वाला सही है। और इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के साथ ही ओबीसी या एससी-बीसी समाज को 27% आरक्षण प्रदान किया गया है। इससे पहले जो है सरकारी सेवाओं में यानी गवर्नमेंट जॉब में जो है एससी के लिए 15% आरक्षण था और एसटी के लिए जो है 7.5% आरक्षण था। तो जब ये ओबीसी आरक्षण भी लागू हुआ है तो कुल मिलाकर जो है देश में 49.5% आरक्षण हो गया है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला सही है। थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा। यानी इस कार्यालय ज्ञापन के लागू होने के साथ ही यहाँ बोला गया है केंद्र सरकार में जो कुल आरक्षण की सीमा है वो 50% से अधिक हो गई। नहीं, 50% से अधिक नहीं हो गई बल्कि 50% से कम रही है। यानी अब यहाँ पर ओबीसी एससी एसटी का मिलाकर 49.5% हो गया था। तो थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा। एक और दो सही है, तो आंसर है आपका ए वाला, यानी केवल एक और दो। 11वां प्रश्न है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग यानी काका कालेलकर आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन अनुच्छेद 340 के तहत जनवरी 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में किया गया था। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पिछड़ेपन का मुख्य आधार आर्थिक स्थिति को माना था। आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर ने स्वयं राष्ट्रपति को पत्र लिखकर रिपोर्ट में जाति को पिछड़ेपन का आधार बनाए जाने पर असहमति जताई थी। आपको यहां बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठन किया गया था। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की है और इस रिपोर्ट में जाति को पिछड़ेपन का आधार माना है, ना कि आर्थिक स्थिति को। तो यहाँ पर जाति को माना है आधार, तो यहाँ सेकंड वाला गलत हो जाएगा। थर्ड वाला कथन सही है, क्योंकि इस रिपोर्ट में सिफारिशें जो की गई थी वो काफ़ी ज़्यादा व्यापक थी और इस रिपोर्ट में जाति को पिछड़ेपन का मुख्य आधार बनाए जाने को लेकर जो यहाँ के अध्यक्ष थे काका कालेलकर, वो भी संतुष्ट नहीं थे। जब इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी तो राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा था। पत्र में कहा था कि जाति की जगह यहाँ पर आर्थिक स्थिति को पिछड़ेपन का आधार बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर थर्ड वाला कथन भी सही है। यहाँ पर 1 और 3 सही है, तो आंसर है आपका बी वाला, यानी केवल 1 और 3। 12वां प्रश्न है, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम कौन सा है। जनता दल द्वारा चुनाव घोषणा पत्र में सिफारिशें लागू करने का वादा, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा सिफारिशों को लागू करने का औपचारिक निर्णय, बीपी मंडल की अध्यक्षता में आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से संसद में रिपोर्ट लागू करने की मंशा की घोषणा। आप लोग जानते हैं कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन जो है 1979 में जनता दल पार्टी की सरकार के समय बीपी मंडल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। हालांकि तब तक जनता दल की सरकार जा चुकी थी और कांग्रेस सत्ता में आ चुकी थी, तो यही कारण है कि इसकी सिफारिशें उस समय लागू नहीं हो पाई। तो यहाँ पर पहला काम क्या हुआ है, 1980 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में आयोग के द्वारा रिपोर्ट सबमिट की गई है। तो यहाँ पर तीसरा वाला ये यहाँ पर सबसे पहला काम हुआ है। इसके बाद 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया है, यानी चुनावी घोषणा पत्र में ये वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो ये सिफारिशें जो है वो लागू करवाएंगे। तो सेकंड नंबर पर काम क्या हुआ है, जनता दल के द्वारा चुनाव घोषणा पत्र में सिफारिशें लागू करने का वादा हुआ है। जनता दल की सरकार बनती है, वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद ये राष्ट्रपति के अभिभाषण के जरिए संसद के दोनों सदनों को ये बताते हैं कि ये लोग बीपी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने जा रहे हैं। तो थर्ड नंबर पे कौन सा काम हुआ है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के माध्यम से संसद में रिपोर्ट लागू करने की मंशा की घोषणा। और चौथे नंबर पर जो है केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा सिफारिशों को लागू करने का औपचारिक निर्णय लिया गया है।
तो यहाँ पर आपका जो सही क्रम होगा वो होगा 3-1-4-2। तो आंसर है आपका यहाँ पर ए वाला। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मंडल आयोग का गठन किया गया था? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 356। देखिए, अनुच्छेद 340 के तहत मंडल आयोग का गठन किया गया था और अनुच्छेद 340 जो है राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति को जांचने के लिए आयोग को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आंसर है आपका बी वाला। 14वां प्रश्न है, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला 1992 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इस मामले की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 27% SC/BC आरक्षण को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द करार दिया था। न्यायालय ने पिछड़े वर्गों में से उन्नत या संपन्न वर्ग को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का निर्देश दिया। इस फैसले के अनुपालन में सरकार ने संशोधित कार्यालय ज्ञापन जारी किया। देखिए, यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो मंडल आयोग की जो रिपोर्ट जब लागू की गई है उसके बाद जो कई संगठन है भारत के या जो जनरल वर्ग के लोग हैं उन्होंने इसका व्यापक विरोध किया है। इसमें से कई लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की हैं। तो इन सभी की याचिकाओं को एक साथ टैग करते हुए इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार के नाम से मामला चलाया गया है और इस मामले की सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने की है। तो यहाँ पर आपका ए वाला सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 16 के खंड 4 का हवाला देते हुए इस आदेश को वैध माना है, यानी यहाँ पर इसे असंवैधानिक नहीं माना है बल्कि इसको वैध माना है, संवैधानिक माना है कि ये गलत नहीं है, सही है। तो यहाँ पर बी वाला कथन गलत हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना निर्णय दिया है उसमें कहा है कि यहाँ पर जो पिछड़े वर्गों के उन्नत लोग हैं या संपन्न वर्ग के लोग हैं उनको OBC आरक्षण न दिया जाए, तो उन्हें इस फैसले से बाहर रखने का निर्देश दिया है। तो सी वाला सही है। तो यहाँ पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की ये बात मानते हुए एक संशोधित कार्यालय ज्ञापन जारी किया है और ये विवाद समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर जो गलत वाला आंसर है वो है बी वाला। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्यालय ज्ञापन ऑफिस मेमोरेंडम की प्रगति को सर्वाधिक सटीक रूप से स्पष्ट करता है? न्यायिक प्राधिकारी द्वारा जारी ऐसा औपचारिक निर्देश जो किसी प्रशासनिक निर्णय को बाध्यकारी बनाता है। विधायिका द्वारा अधिनियमित ऐसा विधिक प्रावधान जो सरकार की नीतियों को वैधानिक स्वरूप प्रदान करता है। सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी प्रशासनिक संचार जिसके माध्यम से किसी नीतिगत निर्णय अथवा प्रशासनिक निर्देश को औपचारिक रूप से सूचित किया जाता है। राजनीतिक कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत ऐसा नीतिगत दस्तावेज जिसमें सरकार की भावी योजनाओं एवं प्राथमिकताओं का विवरण होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो ऑफिस मेमोरेंडम है यानी कार्यालय ज्ञापन है, यह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी जैसे कि किसी विभाग के संयुक्त सचिव या सचिव इनके द्वारा जारी किया जाता है और इसका उपयोग सरकार द्वारा लिए गए किसी नीतिगत निर्णय या कार्यकारी आदेश या प्रशासनिक निर्देश को विभिन्न विभागों, अधिकारियों और कर्मचारियों तक औपचारिक रूप से पहुंचाने के लिए ये कार्यालय ज्ञापन लाया जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 16वां प्रश्न है, मंडल आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आयोग ने केवल SC के लिए आरक्षण की सिफारिश की। आयोग ने केवल शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की सिफारिश की। आयोग ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की सिफारिश की। आयोग ने SC/BC के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मंडल आयोग का संबंध जो है SC/BC के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश से है। यानी जो मंडल आयोग है इसने सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास हैं यानी जिनको अन्य पिछड़ा वर्ग भी कहा जाता है, इनके लिए सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 27% सीटें रिजर्व रखने की सिफारिश की थी। तो यहाँ पर सही आंसर है डी वाला। 17वां प्रश्न है, संवैधानिक अनुच्छेदों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 15 का खंड 4 प्रथम संविधान संशोधन नियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 16 खंड 4 राज्य को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण की अनुमति देता है। अनुच्छेद 340 राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की शक्ति देता है। आपको यहाँ बताना है कौन सा सही सुमेलित है। देखिए यहाँ पर ए वाला भी सही सुमेलित है। अनुच्छेद 15 का खंड 4 जो है ये प्रथम संविधान संशोधन नियम के द्वारा 1951 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसके जरिए जो
अन्य पिछड़े वर्ग या पिछड़े वर्ग से संबंधित जो समाज हैं उनके उत्थान के लिए यहाँ पर व्यापक प्रावधान इसमें शामिल किए गए हैं। बी वाला सही है, जिसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। सी वाला भी सही है। अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति को पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने की शक्ति से प्रदान हुई है। तो यहाँ पर तीनों के तीनों युग्म सही हैं, तो आंसर है आपका डी वाला, यानी 1, 2 और 3। 18वां प्रश्न है, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, यद्यपि वह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। कोई भी विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद ही कानून बनता है। इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 79 संसद की संरचना के बारे में बताता है और कहता है कि संसद जो है राष्ट्रपति और 2 सदनों, जिसमें कि लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं, इनसे मिलकर बनेगी। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति वह संसद का अभिन्न अंग तो होता है, लेकिन वह दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला भी सही है। देखिए, यहाँ पर अभिन्न अंग क्यों है? क्योंकि दोनों सदनों से पारित होने के बाद विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही विधेयक जो है पास हो पाता है, यानी कि वो कानून बन पाता है। तो यहाँ पर इसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। यहाँ पर लिखा हुआ नहीं होती है, तो यह थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल 1 और 2 सही है, तो आंसर है आपका ए वाला, यानी केवल 1 और 2। 19वां प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों की तुलना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी सामान्य विधेयक पर मतभेद की स्थिति में संयुक्त बैठक में राज्यसभा का पक्ष हमेशा भारी रहता है, क्योंकि इसकी संख्या कम होती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है और उसमें संशोधन का केवल सुझाव दे सकती है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, यहाँ पर पहला वाला कथन सही नहीं है। देखिए, किसी भी सामान्य विधेयक पर मतभेद की स्थिति जब होती है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रबंध करता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। चूंकि यहाँ पर लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा है, आपको पता ही है कि लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 543 है, जबकि राज्यसभा की सदस्य संख्या जो है मात्र 250 है। तो यहाँ लोकसभा का बहुमत ज़्यादा है, तो लोकसभा का पक्ष यहाँ पे भारी रहता है, क्योंकि लोकसभा की संख्या ज़्यादा होती है। जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि राज्यसभा का पक्ष भारी रहता है, जो कि गलत है। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। सेकंड वाला कथन यहाँ पर ये बिल्कुल सही है कि धन विधेयक जो है संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। सेकंड वाला सही है। यहाँ पर थर्ड वाला कथन जो है ये कथन भी सही है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल अधिकतम 14 दिनों के लिए रोक सकती है और उसमें संशोधन का सुझाव दे सकती है, और इन सुझावों को लोकसभा माने या ना माने ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर केवल 2 और 3 सही हैं, तो आंसर है आपका बी वाला, यानी केवल 2 और 3। 20वां प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। आपको यहाँ बताना है उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। देखिए, पहला वाला कथन सही है। अगर सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध होता है यानी मतभेद होता है, तो यहाँ पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 108 के तहत यह अधिकार है कि वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अरेंज करा सकता है। और दोनों सदनों की जब संयुक्त बैठक होती है तो इसकी अध्यक्षता जो है राज्यसभा के सभापति नहीं बल्कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। थर्ड वाला कथन यहाँ सही है। आप लोग जानते हैं धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं। वहीं संविधान संशोधन विधेयक की बात करें तो संविधान संशोधन विधेयक के लिए दोनों सदनों से विधेयक को विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। तो यहाँ थर्ड वाला सही है कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर गतिरोध अगर होता है तो यहाँ पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती है। यहाँ पर 1 और 3 सही हैं, तो यहाँ पर केवल 2 कथन सही हैं, तो आंसर है आपका बी वाला, केवल 2। 21वां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी होती है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो केवल प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, अन्य मंत्रियों को नहीं। आपको यह बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 75 के
खंड 3 में स्पष्ट कहा गया है कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, ना कि दोनों सदनों के प्रति। तो पहला वाला कथन गलत हो जाता है। सेकंड वाला कथन सही है। चूंकि जो सरकार है यानी कि जो मंत्रिपरिषद है, इसका अस्तित्व तो लोकसभा में उसकी बहुमत पर निर्भर करता है। अगर लोकसभा में बहुमत खत्म हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव जो केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। तो यहाँ सेकंड वाला सही है। देखिए थर्ड वाला कथन गलत है। अगर अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ यानी मंत्रिपरिषद के खिलाफ आता है तो प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, अपने पद से हटना पड़ता है। तो यहाँ लिखा है कि यहाँ पर केवल प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है, अन्य मंत्रियों को नहीं। ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर केवल सेकंड वाला सही है। तो आंसर है आपका बी वाला, यानी केवल 2। 22वां प्रश्न है, राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजनीतिक कार्यपालिका के सदस्य जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। स्थायी कार्यपालिका में सिविल सेवक शामिल होते हैं जो सेवानिवृत्त की आयु तक पद पर बने रहते हैं। नीति निर्माण में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार स्थायी कार्यपालिका यानी नौकरशाही के पास होता है, क्योंकि वे अधिक विशेषज्ञ होते हैं। सरकार बदलने पर राजनीतिक कार्यपालिका बदल जाती है, जबकि स्थायी कार्यपालिका बनी रहती है। देखिए जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, कार्यपालिका 2 प्रकार की है, राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका। तो राजनीतिक कार्यपालिका के जो भी सदस्य होते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाते हैं। तो पहला वाला सही है। स्थायी कार्यपालिका में सिविल सर्वेंट शामिल होते हैं जो कि सेवानिवृत्त की आयु तक पद पर बने रहते हैं। देखिए देश में नीति निर्माण का जो काम है वो राजनीतिक कार्यपालिका करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका जो है जनता के प्रतिनिधि होते हैं और जनता की ओर से निर्वाचित करके भेजे जाते हैं। तो यहाँ पर नीति निर्माण, कोई बड़ा डिसीजन लेना है, तो ये सब काम राजनीतिक कार्यपालिका करती है, ना कि स्थायी कार्यपालिका। तो सी वाला गलत हो जाएगा। डी वाला सही है कि सरकार बदलने पर राजनीतिक कार्यपालिका बदल जाती है, जबकि स्थायी कार्यपालिका जो है बनी रहती है। तो यहाँ पर आपका जो गलत वाला आंसर है वो है सी वाला। तो आंसर है सी। 23वां प्रश्न है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों एवं उनके प्रावधानों के संबंध में सही सम्मिलित कूट का चयन कीजिए। सूची 1 में अनुच्छेद दिए गए हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 78। लेकिन अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सूचनाएं देने संबंधी प्रधानमंत्री के कर्तव्य दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक का हो जाएगा दूसरा वाला। अनुच्छेद 88 में महान्यायवादी और मंत्रियों के सदन में बोलने के अधिकार दिए गए हैं। यानी इसमें कहा गया है कि जो मंत्री हैं और जो भारत के महान्यायवादी हैं, इन्हें किसी भी सदन या सदनों की संयुक्त बैठक है उसमें बोलने, उनकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि मंत्री उसी सदन में मतदान कर सकते हैं जिसके वो मेंबर हैं। ऐसे ही महान्यायवादी जो है किसी भी सदन का मेंबर नहीं होता है। तो महान्यायवादी जो मतदान नहीं कर सकता है, वो सदन में बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। तो 88 का हो जाएगा पहला वाला। अनुच्छेद 86 जो है ये राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करने या उन्हें कोई संदेश भेजने का अधिकार देता है। तो यहाँ पर 86 का हो जाएगा चौथा वाला। अनुच्छेद 87 जो है ये राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। ये राष्ट्रपति जो है प्रत्येक नए चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और हर साल के पहले सत्र में, बजट सत्र की शुरुआत में, संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर 87 का हो जाएगा तीसरा वाला। तो यहाँ पर सही क्रम है ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो आंसर है आपका यहाँ पर ए वाला। 24वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति दी गई है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 136, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 142। देखिए अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी निर्णय या दिए गए किसी आदेश की रिव्यू कर सकता है, यानी उसका पुनर्विलोकन कर सकता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 25वां प्रश्न है, यदि प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देता है या उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो केवल गृह मंत्री प्रधानमंत्री का प्रभार ले लेता है और सरकार चलती रहती है। संपूर्ण मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है, लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाती है, राष्ट्रपति शासन तुरंत लागू कर दिया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 74 के खंड 1 में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरी मंत्रिपरिषद का जो अस्तित्व है और नेतृत्व है वो प्रधानमंत्री पर टिका होता है। अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए या वो अपना इस्तीफा दे दे तो यहाँ पर पूरी की पूरी जो मंत्रिपरिषद है ये स्वतः ही भंग हो जाती है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है बी वाला। 26वां प्रश्न है,
सर्वोच्च न्यायालय के किस मामले में यह निर्धारित किया गया कि संसद मौलिक अधिकारों से संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु वह मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचा सकती? गोलकनाथ मामला 1967, केशवानंद भारती मामला 1973, मिनर्वा मिल्स मामला 1980, एसआर मुंबई मामला 1994। देखिए, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में निर्णय दिया गया कि संसद संविधान के किसी भी भाग जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं इनमें संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान की जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको क्षति नहीं पहुंचा सकती। तो ये केशवानंद भारती मामले में मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट दिया था, तो आंसर है आपका बी वाला। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य स्थायी कार्यपालिका की सही विशेषता को नहीं दर्शाता है? उनकी नियुक्ति निष्पक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा की जाती है, वे किसी राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा रखने के बजाय संविधान और कानूनों के प्रति जवाबदेह होते हैं, उनका चयन 5 वर्ष की अवधि के लिए चुनाव के माध्यम से होता है, वे प्रशासनिक निरंतरता और विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहला वाला कथन सही है, इनकी नियुक्ति निष्पक्ष प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होती है और ये किसी भी राजनीतिक दल के प्रति निष्ठा नहीं रखते हैं, बल्कि संविधान और कानूनों के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो बी वाला सही है। ठीक है, ये तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा ना आ जाए। तो यहाँ पर जितना भी इनका जो सेवानिवृत्त रिटायरमेंट की उम्र है उस तक ये अपने पद पर रहते हैं, केवल 5 वर्ष की अवधि तक नहीं रहते हैं। तो सी वाला गलत हो जाएगा, डी वाला सही है। ये प्रशासनिक निरंतरता और विशेषज्ञता प्रदान करते हैं, यानी कि राजनीतिक कार्यपालिका जब हेल्प मांगती है, सलाह या सहायता मांगती है, तो उसको ये सलाह या सहायता या फैक्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पर जो गलत वाला आंसर है वो है सी वाला। 28वां प्रश्न है, संसदीय लोकतंत्र में विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का सबसे शक्तिशाली और अंतिम साधन कौन सा है? प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, बजट पर बहस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विधायिका जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, सदन में सवाल पूछती है और कार्यपालिका को विधायिका के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया सबसे शक्तिशाली और अंतिम साधन क्या है? तो सबसे शक्तिशाली और अंतिम साधन जो है वो अविश्वास प्रस्ताव है। आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 75 के खंड 3 के तहत मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो यहां पर सही आंसर है सी वाला। 29वां प्रश्न है, संसदीय प्रणाली में गठबंधन सरकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता तो कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं। इसमें प्रधानमंत्री की शक्तियां एकाधिकारवादी हो जाती हैं। गठबंधन सरकार में राजनीतिक मतभेदों की कोई गुंजाइश नहीं होती। यह केवल अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ही संभव है। ठीक है, गठबंधन का मतलब है कि जब किसी एक दल को पर्याप्त बहुमत नहीं मिलता है तो 2 या 2 से ज्यादा दल मिलकर सरकार बनाते हैं, इसी को गठबंधन सरकार कहा जाता है। तो आंसर है आपका ए वाला। 30वां प्रश्न है, मंत्रियों के विभागों के आवंटन और पुनर्वितरण का अधिकार वास्तविक रूप से किसमें निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, लोकसभा अध्यक्ष में, गृह मंत्री में। औपचारिक रूप से देखा जाए तो औपचारिक रूप से विभागों का जो आवंटन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 1 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति जो है अन्य मंत्रियों को नियुक्त करेगा। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री का रोल मेन होता है, वही डिसाइड करता है कि किसे कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय देना है, लेकिन नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा होती है। तो आंसर है आपका बी वाला। 31वां प्रश्न है, कैबिनेट सचिवालय की प्रमुख भूमिका क्या है? यह सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक कार्यों की देखभाल करता है, यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है और कैबिनेट की बैठकों के लिए एजेंडा तैयार करता है, यह केवल राष्ट्रपति के व्यक्तिगत पत्राचार को संभालता है, यह चुनाव आयोग के कार्यों का निरीक्षण करता है। ठीक है, कैबिनेट सचिवालय भारत सरकार का एक शीर्ष प्रशासनिक निकाय है जो कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन काम करता है और इसका मुख्य कार्य है जो अंतर मंत्रालय समन्वय है, यानी कि एक दूसरे मंत्रालय के बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम इसका होता है। ये प्रशासनिक मतभेदों को सुलझाता है और जब भी कोई तकनीकी सलाह चाहिए होती है सलाह प्रोवाइड करता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठकों का एजेंडा तैयार करता है और उनके निर्णयों को लागू भी करवाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है बी वाला। 32वां प्रश्न है, कथन दिया गया है राज्यसभा वित्तीय मामलों में लोकसभा की तुलना में अत्यंत सीमित शक्तियों का प्रयोग करती है। कारण, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है
और राज्यसभा इसे अस्वीकार या संशोधित नहीं कर सकती। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 109 के तहत धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को कोई वास्तविक शक्ति प्राप्त नहीं है। यानी यहां पर धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्यसभा जो है इसे केवल 14 दिनों के लिए रोक सकती है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर है आपका ए वाला। 33वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन मतदान नहीं कर सकता? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखिए, अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में केवल निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो यहाँ पर संसद के दोनों सदनों के जो मनोनीत सदस्य हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 34वां प्रश्न है, संसद के सत्रों के संदर्भ में आहूत करना और सत्रावसान करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को, संसदीय कार्य मंत्री को या उपराष्ट्रपति को? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के सत्रों को आहूत करने और सत्रावसान करने का संवैधानिक अधिकार जो है ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 35वां प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रमुख साधन निम्नलिखित में से क्या रहा है? राष्ट्रपति का स्वविवेक, जनहित याचिका, अविश्वास प्रस्ताव या अध्यादेश जारी करना? देखिए, जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रमुख साधन है। आप लोग जानते हैं कि समाज का ऐसा कोई वर्ग या ऐसा कोई समूह जिसके अधिकारों का हनन हुआ है और वो समूह या वो वर्ग न्यायालय के समक्ष नहीं जा सकता है, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो समाज सेवक हो या कोई एनजीओ हो, तो उस वर्ग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर सकता है। तो ये जो है न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रमुख साधन माना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई से संबंधित है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार, सलाहकारी क्षेत्राधिकार या रिट क्षेत्राधिकार? देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का जिक्र जो है अनुच्छेद 131 में किया गया है। अपीली क्षेत्राधिकार में सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने अधीनस्थ न्यायालय, खास करके उच्च न्यायालयों के जो निर्णय होते हैं उनके विरुद्ध अपील सुनता है। तो इसके बारे में जो है अनुच्छेद 132 से लेकर 136 में प्रावधान दिए गए हैं। सलाहकारी क्षेत्राधिकार की बात करें तो 141 के तहत सलाहकारी क्षेत्राधिकार है। जब जब राष्ट्रपति किसी विषय पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना अनिवार्य है। रिट क्षेत्राधिकार जो अनुच्छेद 32 के तहत है। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका बी वाला, यानी अपीली क्षेत्राधिकार। 37वां प्रश्न है, 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल ने अपने घोषणा पत्र में किस आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वादा किया था? सरकारीय आयोग रिपोर्ट, कालेलकर आयोग रिपोर्ट, मंडल आयोग रिपोर्ट या शाह आयोग रिपोर्ट? तो ये मंडल आयोग रिपोर्ट लागू करने का फैसला किया था। तो आंसर है आपका सी वाला। 38वां प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका के एकीकृत स्वरूप से क्या तात्पर्य है? केंद्र और राज्यों के लिए पृथक सर्वोच्च न्यायालयों की व्यवस्था, न्यायपालिका का राष्ट्रपति के पूर्ण नियंत्रण में कार्य करना, संसद द्वारा न्यायालयों के निर्णयों को परिवर्तित करने की शक्ति, सीट्स पर एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उसके निर्णयों का अधीनस्थ न्यायालयों पर बाध्यकारी होना। देखिए, एकीकृत न्यायपालिका का मतलब है कि एक एकल न्यायिक पदानुक्रम जिसमें सीट्स पर सुप्रीम कोर्ट होता है, बीच में हाई कोर्ट्स होते हैं और सबसे नीचे उसके अधीनस्थ कोर्ट्स आती हैं। और सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी फैसला है या कोई कानून है या कोई निर्णय है वो भारत के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर पूर्णतः बाध्यकारी होता है। और ये बात आपके संविधान के अनुच्छेद 141 में कही गई है। तो आंसर है आपका डी वाला। 39वां प्रश्न है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पारस्परिक नियंत्रण एवं संतुलन को किस सिद्धांत द्वारा स्पष्ट किया जाता है? शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण, नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत, न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत, कार्यपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत? देखिए, हमारे यहाँ जो सरकार के तीनों अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया है। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सरकार का कोई भी अंग अपनी शक्तियों का असीमित इस्तेमाल या निरंकुश होकर इस्तेमाल नहीं कर सकता है,
क्योंकि बाद बाकी दोनों अंग उस पर संवैधानिक नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत जो है ये शक्तियों के पूर्ण पृथक्करण के सिद्धांत से उपजा है और इसके विचारक फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू हैं। शक्तियों के पूर्ण पृथक्करण का मतलब ये है कि यहाँ पर जो तीनों अंग हैं ये एक दूसरे से पूरी तरह से स्वतंत्र और अलग होकर काम करते हैं, जैसे कि अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली में होता है। लेकिन भारत में यह सिद्धांत नहीं अपनाया गया है। भारत में नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया है। न्यायिक सर्वोच्चता का मतलब यह है कि यहाँ पर जो न्यायालय है वो सब सर्वोच्च रहता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संसद और न्यायपालिका दोनों का अपना अहम रोल है, दोनों अपनी अपनी जगह काम करते हैं और दोनों जो है मिली जुली भूमिका निभाते हैं। यानी ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ही अपनी चला रहा है, कोई और किसी और की सुन नहीं रहा है, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब कोई इस कानून जो है संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा हो। कार्यपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत का मतलब क्या है कि यहाँ पर तानाशाही वाला माहौल है, तो हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बी वाला। 40वां प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक उपाय किया गया है? न्यायाधीशों का वेतन संसद के वार्षिक मतदान पर निर्भर करता है। न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में सामान्य चर्चा की जा सकती है। न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य या केंद्र की संचित निधि पर भारित होते हैं और उन पर मतदान नहीं होता। कार्यपालिका किसी भी समय न्यायाधीशों को पद से हटा सकती है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 125 और अनुच्छेद 221, अनुच्छेद 125 के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और 221 के तहत हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के जो वेतन भत्ते होते हैं वो केंद्र की संचित निधि में भारित होते हैं। वहीं 221 के तहत जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं तो उनके वेतन भत्ते राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित होते हैं और इन पर संसद या राज्य विधानमंडल में कोई भी वोटिंग नहीं कराई जा सकती है। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला। 41वां प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना 6 माह तक मंत्री पद पर बना रहता है तो इस अवधि में उसे निम्नलिखित में से किस अधिकार से वंचित रखा जाता है? संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार, संसदीय समितियों में भाग लेने का अधिकार, संसद में मतदान करने का अधिकार, मंत्री के रूप में वेतन प्राप्त करने का अधिकार। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 5 के तहत कोई भी व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वह भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति को 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। अगर वो सदस्यता नहीं लेता है तो उसका पद मंत्री पद चला जाएगा। वहीं संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो कि संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है और मंत्री बन जाता है तो वो संसद की कार्यवाही में या सदनों की जो भी बैठक होती है उनमें भाग ले सकता है, बोल सकता है। हालांकि वो वोटिंग नहीं कर सकता है। वोटिंग का अधिकार उसे तभी मिलेगा जब वो मेंबर बन जाएगा। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका सी वाला। 42वां प्रश्न है, संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले धन विधेयक को प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को, वित्त मंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति को। एक अनुच्छेद 110 के तहत यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम माना जाता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये प्रमाणित करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। तो आंसर है आपका सी वाला। 43वां प्रश्न है, क्रीमी लेयर की अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस वाद में किया गया था? केशवानंद भारती वाद 1973, मेनका गांधी वाद 1978, मिनर्वा मिल्स वाद 1980, इंदिरा साहनी वाद 1992। देखिए, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। इसमें कहा कि ओबीसी आरक्षण का लाभ पिछड़े वर्ग के जो सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न लोग हैं उनको ना दिया जाए। तो यहीं पर क्रीमी लेयर की अवधारणा का प्रतिपादन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो यहां पर सही आंसर है आपका डी वाला। 44वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि को भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी बनाने का संवैधानिक प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 141। तो जैसा कि अभी हम आपको बता चुके हैं ये अनुच्छेद 141 में निहित है। तो आंसर है आपका सी वाला। 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय शासन व्यवस्था में स्थायी कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करता है? भारत का गृह मंत्री, विदेश सचिव, नीति आयोग का उपाध्यक्ष, राज्य का मुख्यमंत्री।
देखिए यहाँ पर पूछा गया कि यहाँ पर कौन सी जो 4 पद दिए हैं इनमें से कौन जो स्थायी कार्यपालिका से संबंधित है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्थायी कार्यपालिका में नौकरशाही या सिविल सेवक आते हैं जो कि सरकार बदलने पर भी अपने पद पर बने रहते हैं। तो यहाँ पर जो विदेश सचिव जो है ये एक नौकरशाह होता है, यानी एक सीनियर आईएएस ऑफिसर होता है विदेश सचिव। तो बी वाला जो स्थायी कार्यपालिका है, बाद बाकी भारत का गृह मंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री या नीति आयोग का उपाध्यक्ष। देखिए नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो है ये भी राजनीतिक या सरकारी नियुक्ति वाला पद नहीं है, बल्कि ये जो है प्रधानमंत्री कोई विशेषज्ञ जो होता है, मान लीजिए कोई वैज्ञानिक है या ऐसा कोई मैनेजमेंट का व्यक्ति है जो कि उस फील्ड का विशेषज्ञ है, उसको ये नीति आयोग का उपाध्यक्ष बना सकते हैं। तो ये स्थायी कार्यपालिका नहीं है, बल्कि ये भी एक तरह से राजनीतिक कार्यपालिका का ही हिस्सा माना जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला। 46वां प्रश्न है, भारत में विशेष अभिभाषण के तहत राष्ट्रपति किस अवसर पर संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करता है? प्रत्येक वर्ष के बजट सत्र की समाप्ति पर, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में, केवल आपातकाल की घोषणा के समय, केवल अविश्वास प्रस्ताव के दौरान। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि अनुच्छेद 87 के तहत भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करने का विशेष अधिकार प्राप्त है, जिसे विशेष अभिभाषण कहा जाता है। और इस अभिभाषण में राष्ट्रपति आने वाले वर्ष के लिए सरकार की नीतियों, योजनाओं और प्राथमिकताओं का खाका पेश करते हैं। देखिए ये संबोधन जो है केवल 2 विशिष्ट अवसरों पर होता है। एक तो आम चुनाव के बाद, यानी लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात जो पहला सत्र होगा उसके आरंभ में होगा, या फिर प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में राष्ट्रपति यह अभिभाषण देते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला। 47वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति के स्वविवेक की आवश्यकता सामान्यतः किस स्थिति में पड़ती है? किसी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर, सत्तारूढ़ दल द्वारा नेता का चयन किए जाने पर, राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने पर, लोकसभा में किसी दल या पूर्व निर्वाचन गठबंधन को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कई बार क्या होता है कि किसी दल को लोकसभा में बहुमत नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जो है अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करते हैं और उस समय लोकसभा में जो भी बड़ा राजनीतिक दल या बड़ा राजनीतिक गठबंधन होता है तो उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति को ये उम्मीद होती है कि वो व्यक्ति जो है आने वाले समय में बहुमत जुटा लेगा और अपना पद बनाए रख पाएगा। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 48वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में अध्यक्षीय प्रणाली विद्यमान है? भारत, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी। देखिए यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू है, यानी कि इसको राष्ट्रपति प्रणाली या अध्यक्षीय प्रणाली कहा जाता है। तो ये यूएसए में लागू है और भारत, ब्रिटेन और जर्मनी में संसदीय प्रणाली लागू है। तो आंसर है आपका सी वाला। 49वां प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद को लौटाता है और संसद उसे पुनः पारित कर देती है तो राष्ट्रपति विधेयक को स्थायी रूप से अस्वीकार कर सकता है, विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य है, उसे पुनः पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, उसे सर्वोच्च न्यायालय को संदर्भित करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 111 के तहत अगर राष्ट्रपति किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है और पुनर्विचार के लिए लौटाने के बाद संसद उसे फिर से पारित करके राष्ट्रपति को फिर से भेज देती है, तो इस बार राष्ट्रपति उसे लौटा नहीं सकता है, बल्कि इस पर इसको अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। तो विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य है। तो आंसर है आपका बी वाला। 50वां प्रश्न है, भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारतीय संसद, कैबिनेट सचिव। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 ये स्पष्ट करता है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई जो है वो औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम से ही की हुई मानी जाएगी। तो ये भारत के राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। तो आंसर है आपका बी वाला। 51वां प्रश्न है, केंद्र सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित आरक्षण का सही प्रतिशत संयोजन कौन सा है? एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%। तो जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पर एससी के लिए 15% है, एसटी के लिए 7.5% है और ओबीसी के लिए 27% है। देखिए अभी हाल में ही
ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी लागू हुआ है। आपको पता ही होगा 103 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं इनके लिए 10% अलग से रिजर्वेशन जोड़ा गया है। इसके बाद केंद्र में कुल आरक्षण की जो सीमा है वो 59.5% हो गई है। तो यहां पर आपका सही वाला आंसर है वो है ए वाला। 52वां प्रश्न है, जब संसद के दोनों सदनों में किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध उत्पन्न होता है तो संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? प्रधानमंत्री को, लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो अनुच्छेद 108 के तहत यह अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति को है और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो आंसर है आपका सी वाला। 53वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रपति किसी भी कानूनी प्रश्न पर सलाह मांगने के लिए बाध्य है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से बाध्य होता है। राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी कानून या तथ्य के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांग सकता है परंतु राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देने से इनकार नहीं कर सकता चाहे विषय कोई भी हो। ठीक है, अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है और यह राय जो है केवल सलाहकारी होती है, राष्ट्रपति से स्वीकार करने या ना करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सी वाला। 54वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी निर्धारित की गई है? 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष या 70 वर्ष? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की जो सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है, यानी ये लोग 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं और इनकी ये आयु का जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 में ये दिया गया है। वहीं हाई कोर्ट्स की बात करें तो हाई कोर्ट के जो भी जजेस होते हैं वो 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए रिटायरमेंट की उम्र 65 साल है और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए रिटायरमेंट की उम्र 62 साल है। तो आंसर है आपका यहां पर सी वाला। 55वां प्रश्न है, काका कालेलकर आयोग की सिफारिशों को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार न किए जाने का प्रमुख कारण क्या था? आयोग द्वारा आरक्षण की सीमा केवल 2% निर्धारित करना, पिछड़ेपन के निर्धारण में जाति को प्रमुख आधार मानना तथा सिफारिशों का अत्यंत या अत्यधिक व्यापक होना, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोग की रिपोर्ट पर स्थगनादेश दिया जाना, राष्ट्रपति द्वारा आयोग के गठन को असंवैधानिक घोषित किया जाना। देखिए यहां पर दिक्कत ये थी कि काका कालेलकर आयोग में जो भी रिजर्वेशन की सिफारिशें की गई थी वो काफी ज्यादा व्यापक थी। यानी यहाँ पर एक तो पिछड़ेपन का निर्धारण जो है उसमें जाति को प्रमुख आधार माना गया था। यानी इस आयोग ने 2399 पिछड़ी जातियों की पहचान की थी और यहाँ पर कहा गया था कि सरकारी नौकरियों में 25 से लेकर 40% तक इन्हें सीटें दी जाएं। वहीं जो तकनीकी या व्यावसायिक संस्थान है उनमें लगभग 70% सीटें इनके लिए रिजर्व की जाएं। तो यहाँ पर सिफारिशें काफी ज्यादा व्यापक थी, इस वजह से इस रिपोर्ट को सरकार ने लागू नहीं किया। तो आंसर है आपका बी वाला। 56वां प्रश्न है, भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है भारत का प्रधानमंत्री, भारत का रक्षा मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या भारत का राष्ट्रपति? देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के खंड 2 के तहत संघ के सशस्त्र बलों जिसमें कि थल सेना, नौसेना और वायुसेना ये तीनों शामिल हैं, इनका सर्वोच्च समादेश जो है भारत के राष्ट्रपति में निहित होता है। यानी कहने को मतलब यह है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 57वां प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका को एकीकृत एवं स्वतंत्र बनाने वाले प्रावधानों में कौन सा शामिल नहीं है? न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम प्रणाली द्वारा कार्यपालिका का सीमित हस्तक्षेप, न्यायाधीशों के वेतनों का संसद के मतदान से परे होना, न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा करने पर संवैधानिक प्रतिबंध, न्यायाधीशों का कार्यकाल प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर होना। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति वो कॉलेजियम प्रणाली के तहत होती है और इस कॉलेजियम प्रणाली में कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होता है या ना के बराबर होता है। तो पहला वाला सही है। ठीक है, न्यायाधीशों का जो वेतन है अनुच्छेद 125 के तहत न्यायाधीशों के जो वेतन और भत्ते हैं ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और इन पर संसद में कोई मतदान नहीं कराया जा सकता है। तो ये इसी वजह से वित्तीय दबाव से मुक्त होते हैं। न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में चर्चा करने पर संवैधानिक प्रतिबंध है। यानी यहाँ पर अनुच्छेद 121 के तहत सुप्रीम कोर्ट के लिए और अनुच्छेद
211 के तहत हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए। तो यहाँ पर क्या है, इन दोनों के लिए, सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, इनके जो भी कर्तव्य वगैरह हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो जो जजमेंट दे रहे हैं, उनके ऊपर संसद में चर्चा नहीं हो सकती है। यानी उनके ऊपर संसद में चर्चा करने पर संवैधानिक प्रतिबंध है। और वो प्रतिबंध कहाँ से आता है? अनुच्छेद 121 से और अनुच्छेद 211 से। तो यहाँ पर सी वाला भी सही है। देखिए यहाँ पर डी वाला कथन गलत है। यहाँ पर न्यायाधीशों की जो कार्यकाल की सुरक्षा है वो अनुच्छेद 124 के खंड 4 के तहत उन्हें प्रदान की गई है। ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के उनके पद से केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। और इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से महाभियोग प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य है। तो ये इनका कार्यकाल जो प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि ये निश्चित अवधि तक अपने पद पर बने रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो है 65 साल की आयु तक, और हाई कोर्ट का न्यायाधीश जो है 62 साल की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। तो यहाँ पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा। तो आंसर है आपका डी वाला। 58वां प्रश्न है, संसद द्वारा बजट पारित करने और सार्वजनिक धन पर नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सरकार बिना संसद की पूर्व स्वीकृति के भी कर लगा सकती है और जनता का पैसा खर्च कर सकती है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए केवल राष्ट्रपति का एक साधारण आदेश पर्याप्त है। सरकार के हर एक पैसे के खर्च और राजस्व संग्रह के लिए संसद की स्वीकृति अनिवार्य है। सार्वजनिक धन पर नियंत्रण का अधिकार केवल राज्यसभा के पास है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय संविधान में बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं का सिद्धांत अपनाया गया है। यानी यहाँ पर सार्वजनिक धन के मामले में संसद का पूर्ण नियंत्रण रखा गया है। अनुच्छेद 265 इसमें कहा गया है कि भारत में कानून के प्राधिकार के बिना ना तो कोई टैक्स लगाया जा सकता है और ना ही कोई टैक्स एकत्रित किया जा सकता है। अनुच्छेद 266 इसमें कि भारत की संचित निधि के बारे में कहा गया है कि भारत की संचित निधि से कोई भी धन बिना संसद के द्वारा पारित विनियोग विधेयक या कानूनी स्वीकृति के बिना इससे नहीं निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर सरकार के हर एक पैसे के खर्च और राजस्व संग्रह के लिए संसद की स्वीकृति अनिवार्य होती है। तो आंसर है आपका सी वाला। 59वां प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है? अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव 4 वर्षों की निश्चित अवधि के लिए होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति विधायक यानी कांग्रेस का सदस्य नहीं होता है और ना ही उसके प्रति उत्तरदायी होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी कैबिनेट में ऐसे मंत्रियों को चुन सकता है जो कांग्रेस के सदस्य ना हो। यदि कांग्रेस राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ता है। देखिए, अमेरिका में जैसा कि आप लोग जानते हैं, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम अपनाया गया है, यानी कि यहाँ पर राष्ट्रपति प्रणाली अपनाई गई है। इसमें अविश्वास प्रस्ताव की कोई व्यवस्था नहीं होती है। अविश्वास प्रस्ताव जो है वो केवल संसदीय शासन प्रणाली में लाया जा सकता है, जैसे कि भारत में या ब्रिटेन में। तो यहाँ पर डी वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव इसमें नहीं ला सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव जो है 4 वर्षों की निश्चित अवधि के लिए होता है। 4 वर्षों तक वो अपने पद पर बना रहता है। तो पहला वाला कथन सही है। सेकंड वाला कथन भी सही है। देखिए, अमेरिका में शक्तियों का पृथक्करण लागू है। राष्ट्रपति ना तो कांग्रेस का मेंबर होता है और ना ही अपनी नीतियों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होता है। तो यहाँ बी वाला भी सही है। यहाँ पर थर्ड वाला भी सही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल या कैबिनेट के सदस्य कांग्रेस के सदस्य नहीं होते हैं। यदि राष्ट्रपति किसी कांग्रेस सदस्य को मंत्री बनाना चाहता है तो उस सदस्य को पहले कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ता है, तभी वो उसके मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। तो यहाँ पर अलग सिस्टम है। तो यहाँ पर जो गलत वाला आंसर है वो है डी वाला। तो आंसर है आपका डी वाला। 60वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन संसदीय लोकतंत्र की मूल आत्मा को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? जहां न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर पूर्ण नियंत्रण रखती है, जहां कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति नियंत्रण उत्तरदायी होती है, जहां राष्ट्रपति राज्य और सरकार दोनों का निरंकुश प्रमुख होता है, जहां संविधान में संशोधन का अधिकार केवल जनता के पास होता है। देखिए, संसदीय लोकतंत्र का जो मुख्य आधार है वो है कार्यपालिका का विधायिका के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। यानी कार्यपालिका केवल तब तक सत्ता में रहती है जब तक उसे विधायिका का विश्वास प्राप्त है। तो यहाँ पर जो कार्यपालिका है अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आंसर है आपका बी वाला। 61वां प्रश्न है, विश्व के प्रमुख लोकतांत्रिक देशों की विधायिका या संसद के नाम के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अमेरिका में यहाँ की संसद को कांग्रेस कहते हैं, जापान में डाइट, इजराइल में नेसेट, जर्मनी में सोरा। देखिए, ये वाला सही है। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है, जापान की संसद को डाइट कहा जाता है, इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है, और जर्मनी की संसद जो है
इसको बुंडेस्टाग कहा जाता है, यानी इसका जो नाम है बुंडेस्टाग इसको बोलते हैं। सूरा जो है ये अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता था, यानी अफगानिस्तान की जो संसद थी पहले उसको सूरा कहा जाता था। तो यहां पर आपका डी वाला गलत है, तो आंसर है आपका डी वाला। 62वां प्रश्न है, मंत्रिपरिषद की संरचना के अंतर्गत मंत्रियों की श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट मंत्री सामान्यतः सत्ताधारी दल के शीर्ष नेता होते हैं जिनके पास गृह, रक्षा, वित्त जैसे प्रमुख मंत्रालय होते हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन रहकर कार्य करते हैं। राज्य मंत्री कैबिनेट की बैठकों में सामान्यतः भाग नहीं लेते जब तक कि उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित न किया जाए। आपसे यह पूछा गया है कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर पहला वाला सही है। कैबिनेट में सामान्यतः जो सत्ताधारी दल के शीर्ष नेता होते हैं उन्हें गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या वित्त जैसे जो प्रमुख मंत्रालय हैं उनका कार्यभार सौंपा जाता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये छोटे मंत्रालयों या विभागों के प्रभारी होते हैं और ये किसी भी कैबिनेट मंत्री के अधीन रहकर काम नहीं करते हैं, तो सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। थर्ड वाला कथन सही है कि राज्य मंत्री जो हैं ये कैबिनेट की बैठकों में सामान्यतः भाग नहीं लेते हैं जब तक कि उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित न किया जाए, और राज्य मंत्री जो है ये कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगी के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर 1 और 3 सही है, तो आंसर है आपका बी वाला, यानी केवल 1 और 3। 63वां प्रश्न है, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली संवैधानिक रिटों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, स्वविवेक। देखिए किसी भी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो व्यक्ति जो है अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, जिसमें कि बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है, एक तो उत्प्रेषण आ जाती है, और 5वीं जो है अधिकार प्रक्षा है, यानी अधिकार प्रक्षा। तो ऐसे करके 5 प्रकार की रिटें ये जारी करता है। यहाँ पे स्वविवेक इसमें नहीं है, तो आंसर होगा आपका यहाँ पर डी वाला। 64वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, 2 या अधिक राज्यों के बीच आपस में कानूनी विवाद, नागरिकों और राज्य सरकार के मध्य विवाद, एक तरफ केंद्र व कुछ राज्य और दूसरी तरफ अन्य राज्यों के बीच विवाद। देखिए जो अनुच्छेद 131 है इसके तहत प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार से संबंधित विवाद आते हैं, जिसमें कि 3 तरह के विवाद हैं। यानी यहाँ पर ऐसे विवाद जिसमें एक तरफ केंद्र हो और दूसरी साइड में कुछ राज्य, या एक ऐसी स्थिति हो 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो, या तीसरा ये है भारत सरकार या किसी अन्य राज्य के बीच विवाद हो। तो 3 तरह की स्थितियां यहाँ पर आती हैं। वहीं नागरिकों और राज्य सरकार के मध्य जो विवाद होता है ये जो है अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुने जाते हैं, न कि प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो यहाँ पर आपका सी वाला जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है, तो आंसर होगा आपका सी वाला। 65वां प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से किया गया है। इसे पारित करने के लिए लोकसभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि यह प्रस्ताव पास हो जाए तो सरकार गिर जाती है। देखिए पहला वाला कथन गलत है। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 75 में केवल इतना लिखा है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अविश्वास प्रस्ताव की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो लोकसभा के नियमों में दी गई है, न कि संवैधानिक अनुच्छेदों में। तो पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। कथन 2 भी यहाँ पर गलत है। अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। इसे पारित करने के लिए केवल एक साधारण बहुमत यानी सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 50% से अधिक मतों की आवश्यकता केवल होती है। तो यहाँ पर विशिष्ट बहुमत नहीं चाहिए बल्कि साधारण बहुमत चाहिए। तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। थर्ड वाला कथन सही है। अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार गिर जाती है, यानी मंत्रिपरिषद सहित प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा सही है? केवल तीसरा वाला सही है, तो आंसर है आपका बी वाला। 66वां प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था में नौकरशाही की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नौकरशाह राजनीतिक रूप से तटस्थ रहते हैं और सरकार बदलने पर भी पद पर बने रहते हैं।
वे मंत्रियों को जटिल नीतिगत निर्णयों के लिए प्रासंगिक तथ्य और आंकड़े प्रदान करते हैं। नीतियों को धरातल पर क्रियान्वित करने का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से नौकरशाही का ही होता है। आपको यहाँ बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। नौकरशाह जो है ये प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से चयनित होते हैं और ये जो है किसी भी राजनीतिक दल के प्रति तटस्थ रहते हैं, बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं, बल्कि ये संविधान और कानून के प्रति समर्पित रहते हैं और ये लोग सरकार बदलने पर भी अपने पद पर बने रहते हैं। ये लोग मंत्रियों को जटिल नीतिगत निर्णयों के लिए प्रासंगिक तथ्य और आंकड़े प्रदान करते हैं और मांगे जाने पर सलाह भी देते हैं। तो यह सेकंड वाला भी सही है। धरातल पर नीतियों को लागू करवाने में इनकी अहम भूमिका होती है। तो यहाँ पर तीसरा वाला भी सही है। ठीक है, यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं, तो आंसर होगा आपका डी वाला, यानी 1, 2 और 3। 67वां प्रश्न है, अध्यक्षीय या राष्ट्रपति प्रणाली की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रणाली में राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष और सरकार का प्रमुख दोनों होता है। राष्ट्रपति को अपने पद पर बने रहने के लिए विधायिका के बहुमत के समर्थन की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रणाली विधायिका के प्रति कार्यपालिका के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होती है। आपको यह बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, यहाँ पर पहला वाला कथन सही है। जो अध्यक्षीय प्रणाली है या जिसको राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है, इसमें राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष यानी हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट यानी कि राष्ट्रपति और राष्ट्र का अध्यक्ष भी होता है और गवर्नमेंट का हेड भी होता है। जैसे हमारे भारत में संसदीय प्रणाली है तो हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है, लेकिन गवर्नमेंट का हेड कौन है? हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है। जबकि यहाँ पर राष्ट्रपति जो राष्ट्राध्यक्ष भी है और सरकार का प्रमुख भी है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, सेकंड वाला भी सही है। इस प्रणाली में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है और राष्ट्रपति को पद पर बने रहने के लिए विधायिका के समर्थन की आवश्यकता नहीं पड़ती है और न ही विधायिका जो है इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जारी कर सकती है। यहाँ पर केवल कुछ विशेष प्रक्रिया है, खास करके महाभियोग की प्रक्रिया है और महाभियोग की प्रक्रिया भी काफी ज्यादा कठिन होती है यहाँ पर। तो यहाँ सेकंड वाला कथन सही है। थर्ड वाला कथन यहाँ पर गलत है। देखिए, अध्यक्षीय प्रणाली जो है ये शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर काम करती है। यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व तो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो यहाँ पर थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा। केवल यहाँ पर 1 और 2 सही है। तो आंसर है आपका ए वाला, यानी केवल 1 और 2। 68वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 में कहा गया है, भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। कथन 2, राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। आपको बताना है यहाँ पर कौन सा एक सही है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 59 के खंड 1 के अनुसार राष्ट्रपति जो है संसद के किसी सदन का मेंबर नहीं होता है। तो यहाँ पर कथन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संसद जो है राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 111 के तहत संसद से पारित होने के बाद कोई भी साधारण विधेयक राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति अगर उस पर अपनी सहमति दे देता है तो वो विधेयक जो कानून बन जाता है। देखिए, यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। हालांकि कथन 2 ये स्पष्ट नहीं कर रहा है कि कथन 1 में जो बात कही गई है कि वो संसद के किसी सदन का मेंबर नहीं होता है, ये बात कन्फर्म जो कथन 2 नहीं कर रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह सही जरूर हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका बी वाला, यानी कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 का सही व्याख्या नहीं है। 69वां प्रश्न है, जनहित याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पीआईएल केवल पीड़ित व्यक्ति के निकट संबंधियों द्वारा दायर की जा सकती है। कोई व्यक्ति अथवा संगठन व्यापक जनहित से संबंधित मामले में न्यायालय का रुख कर सकता है। पीआईएल की व्यवस्था संविधान के प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा स्थापित की गई थी। पीआईएल पर सुनवाई का अधिकार केवल जिला न्यायालयों को प्राप्त है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका अर्थ है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको शॉर्ट में पीआईएल कहा जाता है। तो पीआईएल के तहत ये जरूरी नहीं है कि केवल पीड़ित व्यक्ति या उसका जो सगा संबंधी रिश्तेदारी अदालत में जाए। समाज का कोई भी नागरिक या कोई भी स्वयंसेवी संगठन किसी भी ऐसे विषय के लिए अदालत जा सकता है जिससे कि व्यापक जनहित या वंचित या गरीब वर्ग के अधिकारों का हनन हो रहा हो। तो यहां पर सही आंसर है बी वाला। 70वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में लोकसभा एवं राज्यसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। अनुच्छेद 80 लोकसभा की संरचना, अनुच्छेद 81 राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना, अनुच्छेद 79 राज्यसभा की संरचना, अनुच्छेद 80 लोकसभा की संरचना, अनुच्छेद 81 संसद का गठन, अनुच्छेद 82 राज्यसभा की संरचना।
देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अनुच्छेद 79 में संसद की संरचना के बारे में बताया गया है। वहीं अनुच्छेद 80 जो है, इन अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा की संरचना के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बताया गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा बी वाला। 71वां प्रश्न है, यदि कोई कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायालय की संभावित कार्रवाई क्या होगी? कानून में आवश्यक संशोधन स्वयं करना, कानून को असंवैधानिक घोषित कर निरस्त करना, राष्ट्रपति को नया कानून बनाने की सलाह देना, विधेयक को संसद की प्रवर समिति के पास पुनः भेजना। देखिए, भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है। यदि संसद या राज्य के विधानमंडल कोई ऐसा कानून पारित कर देते हैं जो कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायपालिका उस कानून की न्यायिक समीक्षा के तहत उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है और उसको रद्द कर सकती है। तो यहां पर आपका सही आंसर है बी वाला। 72वां प्रश्न है, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संस्थाएं यह सुनिश्चित करती हैं कि निर्णय केवल एक व्यक्ति की मनमर्जी से न लिए जाएं। संस्थागत प्रक्रियाओं, बैठकों और नियमों के कारण निर्णय लेने में देरी और कठिनाई हो सकती है। संस्थाओं का मुख्य लाभ यह है कि वे व्यापक विचार विमर्श का अवसर प्रदान करके जल्दबाजी में गलत निर्णय लेने की संभावना को कम करती हैं। आपको यह बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए, यहाँ पर संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने का फायदा ये होता है कि यहाँ पर कोई एक व्यक्ति अपनी मनमर्जी नहीं चला सकता है, यहाँ पे सबकी राय लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे पहला वाला कथन सही है। भले संस्थाओं की जो प्रक्रिया है, बैठक है, नियम है, इनकी वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है, टाइम लग सकता है, लेकिन उम्मीद ये रहती है कि यहाँ पर व्यापक विचार विमर्श के बाद कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाएगा, और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो देश के हित में होगा। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड ये भी सही है, यहाँ पर सभी कथन सही हैं। तो आंसर है आपका डी वाला, यानी 1, 2 और 3। 73वां प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था में लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाए जाने के पीछे प्राथमिक कारण क्या है? इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यह राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है, इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और प्रत्यक्ष जनादेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसमें बुद्धिजीवियों और मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक होती है। देखिए, लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा पावर्स मिली हैं, ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया। उसका रीजन ये है क्योंकि लोकसभा के जो प्रतिनिधि हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, और हमारे देश में जो अंतिम पावर है, सर्वोच्च पावर, वो जनता के हाथ में ही है। तो चूंकि यहाँ पर जो भी प्रतिनिधि आते हैं वो जनता के समर्थन से आते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इसी वजह से यहाँ पे लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में ज़्यादा शक्तियाँ दी गई हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा सी वाला। 74वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किनसे परामर्श किया जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति इस नियुक्ति में भारत के चीफ जस्टिस से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से, और उच्च न्यायालय के जो CJI उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे परामर्श करता है। तो यहाँ पे भारत के मुख्य न्यायाधीश से किया जाता है, संबंधित राज्य के राज्यपाल से किया जाता है, और संबंधित उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे परामर्श किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा डी वाला, यानी 1, 2 और 3। 75वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद से पता चलता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित कानून सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे? अनुच्छेद 127, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 141। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अनुच्छेद 141 यह प्रावधान करता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं उन सभी पर बाध्यकारी होंगे। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 76वां प्रश्न है, किसी राज्य में हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके परामर्श से किया जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, केवल उस राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल की सलाह पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल एवं हाईकोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। देखिए, जैसा कि हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति जो है हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति करता है, और हाईकोर्ट की जज की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश से, संबंधित राज्य के राज्यपाल से
और संबंधित हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनसे परामर्श लेता है। चूंकि यहाँ प्रश्न में अगर देखा जाए तो प्रश्न में त्रुटि है, यहाँ पे डी वाला विकल्प तो गलत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डी में दिया हुआ है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल एवं हाईकोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, भूतपूर्व का मतलब हो गया जो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश रहे हैं उनकी बात हो रही है, तो रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश सलाह नहीं देते हैं, तो डी वाला विकल्प गलत हो गया। आयोग ने इसका जो विकल्प है DSSB ने इसका विकल्प जो है सी माना है, जबकि सी विकल्प भी पूरा नहीं है। सी में राज्य के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल की सलाह पर लिखा हुआ है, जबकि इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश भी और ऐड होगा। तो यहाँ पर आयोग ने इसका विकल्प सी माना है, तो आंसर होगा सी वाला। 70वां प्रश्न है, भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, सर्वोच्च न्यायालय? तो आपको बताया अनुच्छेद 53 के खंड 2 के तहत कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तो आंसर है आपका ए वाला। 78वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 217 के तहत हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है ये संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। यानी राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जो है ये राज्यपाल करते हैं, ना कि राष्ट्रपति। तो यहाँ पर ए और बी सही है, तो यहाँ पर आंसर होगा डी वाला, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। 79वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये भारत का राष्ट्रपति करता है, तो आंसर है आपका सी वाला। 80वां प्रश्न है, भारत के संविधान के तहत वास्तविक कार्यकारी अधिकार इनके पास होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, प्रधानमंत्री और उसकी परिषद। तो वास्तविक कार्यकारी शक्तियां जो हैं प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के पास होती हैं, और देश का शासन जो है इन्हीं के निर्णयों की सलाह पर चलाया जाता है। तो आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला। 81वां प्रश्न है, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? मंत्रिपरिषद, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं, संविधान के अनुच्छेद 74 के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति को अपने कार्यों के संपादन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति जो है इसी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही अपने अधिकारों का निस्तारण करेगा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए वाला। 82वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को रिक्त स्थान उनके द्वारा सलाह दी जाती है? प्रशासक, सभापति, मुख्य चुनाव अधिकारी, मंत्रिपरिषद। देखिए, यहां पर आप लोग जानते हैं 74(1) के तहत कौन देता है? मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है। ऐसे राज्यपाल का पद भी जो है राष्ट्रपति के समकक्ष ही आता है। जैसे राष्ट्रपति की जो भूमिकाएं होती है, सेम राज्य स्तर पर राज्यपाल की भूमिकाएं होती हैं। तो अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को जो राज्य की विधानमंडल है या राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो उसको सलाह देती है। तो यहां पर सही आंसर होगा डी वाला। 83वां प्रश्न है, कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने हेतु बांधता है? 42वां संशोधन, 39वां संशोधन, 44वां संशोधन, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? देखिए, ये प्रश्न जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 74(1) में ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति अपने कार्यों के निष्पादन में मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेंगे, और ये जो मंत्रिपरिषद की सलाह है ये राष्ट्रपति के लिए पूरी तरह से बाध्यकारी होगी। हालांकि बाद में फिर 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 हुआ, और इसमें फिर एक और परंतु जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि अगर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह दे रहा है तो एक बार राष्ट्रपति उस सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। अगर बाद में भी वही सलाह दोबारा दी जाती है तो इस बार राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होगी। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ए वाला, यानी 42वां संविधान संशोधन। 84वां प्रश्न है, नीचे तो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन, अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कारण, फैसले कैबिनेट की बैठकों में किए जाते हैं। आपको बताना है यहां पर कौन सा सही है।
देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्योंकि सरकार के सभी जो मुख्य फैसले हैं वो कैबिनेट की बैठकों में ही तय होते हैं, इसलिए संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अवकथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण जो अवकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो आंसर होगा आपका ए वाला। 85वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? जिलाधीश, गृह मंत्रालय का सचिव, गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक। तो हम लोग ये प्रश्न फिर से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये गृह मंत्री जो है राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, तो आंसर है आपका सी वाला। 86वां प्रश्न है, भारतीय संसद में शामिल होते हैं लोकसभा एवं राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है, तो आंसर है आपका सी वाला। 87वां प्रश्न है, निम्नलिखित में संसद के अंतर्गत कौन आता है? तो आप लोग जानते हैं कौन कौन आता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो आंसर है यहाँ पर डी वाला, उपरोक्त में से एक से अधिक। 88वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो 79 में 3 अंग हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रपति, न्यायपालिका, लोकसभा, राज्यसभा। तो न्यायपालिका एक पृथक निकाय है, ये पृथक संस्था है, ये संसद का अंग नहीं है, जबकि राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा संसद के अंग है। तो आंसर है आपका बी वाला। 89वां प्रश्न है, भारत में संघ के लिए एक संसद में रिक्त स्थान होते हैं? तो बताइए कौन कौन होता है भारत के राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो आंसर है आपका डी वाला, 1, 2 और 3। 90वां प्रश्न है, संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। संघीय विधायी निकाय का मतलब केंद्र सरकार का जो निकाय है उसको संसद कहा जाता है। तो आंसर है यहां पर सी वाला। 91वां प्रश्न है, भारतीय संसद की गलत विशेषता ज्ञात करें। यह द्विसदनीय विधायिका है, यह एक राष्ट्र स्तरीय बहस मंच है, यह राज्य के सरकारी कार्यकलापों और मुद्दों के संबंध में सूचना के एक साधन की भूमिका निभाती है। राष्ट्रपति जो संसद की सहमति के बिना कानून बना सकते हैं। देखिए, पहला वाला सही है, द्विसदनीय विधायिका है, 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, एक राष्ट्रीय स्तर का एक बहस मंच है, ये बात भी सही है। यहाँ पर राज्य के सरकारी कार्यकलापों और मुद्दों के संबंध में सूचना के साधन की भूमिका निभाती है, यानी यहाँ पे जो कार्यपालिका जो भी काम कर रही है तो उससे जवाब जो है विधायिका मांगती है, उसको जवाब देना पड़ता है। राष्ट्रपति यहाँ पर अपने मन से कोई कानून नहीं बना सकता है। यहाँ पर दोनों सदनों से पारित होने के बाद कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस पर साइन करेंगे, तब वो विधेयक कानून बनेगा। ये राष्ट्रपति के पास मनमानी शक्ति नहीं है। हालांकि यहाँ पर विशेष परिस्थितियों में, यानी अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। जब संसद का सत्र न चल रहा हो तो राष्ट्रपति जो है आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। हालांकि इस अध्यादेश को भी संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद के द्वारा स्वीकृत कराया जाना अनिवार्य है, वरना ये निष्प्रभावी हो जाता है। तो यहाँ पर डी वाला कथन जो है गलत हो जाएगा। तो आंसर है आपका डी वाला। 92वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का रिक्त स्थान कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है। तो यह अनुच्छेद 108 करता है संयुक्त बैठक का प्रावधान। तो आंसर है आपका बी वाला। 93वां प्रश्न है, भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का स्पीकर। तो लोकसभा का स्पीकर करता है। तो आंसर है आपका डी वाला। 94वां प्रश्न है, किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में असहमति की स्थिति में एक विशेष संसदीय समिति का गठन स्थिति को सुलझाने के लिए किया जाता है। प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करता है, राष्ट्रपति एक निर्णायक वोट डालते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो यहाँ पर अगर किसी विधेयक पर असहमति की स्थिति है तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। तो आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला। 95वां प्रश्न है, संसद का कार्य है विधि निर्माण, कार्यपालिका की नियुक्ति, वित्तीय मामलों का नियंत्रण, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संसद जो है देश के लिए कानून बनाती है, कार्यपालिका की नियुक्ति भी करती है, यानी विधायिका में से ही कार्यपालिका बनती है, और जो भी वित्तीय मामले उनका भी नियंत्रण रखती है, यानी ये सारे काम कर रही है। तो आंसर होगा यहाँ पर डी वाला, उपरोक्त में से एक से अधिक। 96वां प्रश्न है, संसद और सरकार के बीच के संबंध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सरकार संसद पर नियंत्रण रखती है, संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है,
संसद और सरकार एक दूसरे से पूरी तरह विपरीत हैं। सरकार के पास कानूनी अधिकार होते हैं, परंतु संसद के पास कोई अधिकार नहीं होता। देखिए यहाँ पर बी वाला कथन सही है कि संसद जो है सरकार पर नियंत्रण रखती है। यहाँ पर सरकार से मतलब कार्यपालिका से है, और संसद का मतलब विधायिका, नहीं, विधायिका यहाँ पे कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका बी वाला। 97वां प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी दिए गए फैसले या आदेश की समीक्षा करने की शक्ति है? अनुच्छेद 137, 144, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 42। तो यहाँ पर अनुच्छेद जो 137 है, इसके तहत सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए हुए निर्णय या आदेशों की समीक्षा कर सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ए वाला। 98वां प्रश्न है, भारत की न्यायपालिका के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 122 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के साथ साथ मुख्य न्यायाधीश एवं 7 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर किसी भी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा। भारत का सुप्रीम कोर्ट विधायिका एवं कार्यकारिणी दोनों के प्रभाव से मुक्त है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में अनुच्छेद 124 में बताया गया है, और जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय मूल संविधान में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उसके तहत उस समय एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 अन्य न्यायाधीश थे, यानी उस समय टोटल 8 न्यायाधीश थे। और उसमें यह भी प्रावधान किया गया था कि संसद को यह अधिकार है कि कानून बनाकर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो संख्या है वो बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 122 में नहीं है बल्कि अनुच्छेद 124 में है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। अनुच्छेद 124 के खंड 2 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर सेकंड वाला कथन सही है। यहाँ पर थर्ड वाला कथन भी सही है कि सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक न्यायाधीश जो है 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है ये विधायिका और कार्यपालिका या कार्यकारिणी दोनों के प्रभाव से मुक्त है, ये बात भी सही है। तो यहाँ पर 2, 3 और 4 सही है। तो आंसर है आपका बी वाला, यानी कि 2, 3 एवं 4। 99वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता से संबंधित है? अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 134। देखिए, दांडिक विषय का मतलब है फौजदारी से संबंधित जो मामले हैं उनके संबंध में अपील सुप्रीम कोर्ट में किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो यह अनुच्छेद 134 के तहत की जा सकती है। तो आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला। 100वां प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा किसी फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है? अनुच्छेद 32, 226, 136, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अनुच्छेद 136 जो है इसमें विशेष अनुमति शक्ति का प्रावधान है। इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने विवेक से भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी अदालत या फिर किसी भी ट्रिब्यूनल द्वारा किसी भी मामले या कारण में कोई भी आदेश अगर पारित किया गया है तो उसके खिलाफ अपील की विशेष अनुमति प्रदान करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है सी वाला। 101वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से रिक्त स्थान के द्वारा हटाया जा सकता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा, भारत के मुख्य न्यायाधीश या संसद? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा केवल संसद द्वारा ही उनके पद से हटाया जा सकता है, और महाभियोग का जो प्रस्ताव है संसद के किसी भी सदन में यानी लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, और प्रस्ताव पेश करने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन का पूर्व लिखित नोटिस देना अनिवार्य है। महाभियोग प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। उसी के बाद इसको अपने पद से हटाया जा सकता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है डी वाला। 102वां प्रश्न है, निम्न में से मंत्रियों के बारे में देश के अंतर्गत कौन सा या कौन से कथन सही हैं? स्वतंत्र प्रभार के साथ राज्य मंत्री छोटे मंत्रालयों के प्रभारी तथा आमंत्रित किए जाने पर बैठकों में भागीदार होते हैं। कैबिनेट मंत्री बड़े मंत्रालयों के प्रभारी एवं मंत्रिपरिषद के नाम पर निर्णयकर्ता होते हैं। राज्य मंत्री मंत्रिपरिषद की सहायता हेतु कार्य होते हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो स्वतंत्र प्रभार वाले जो राज्य मंत्री होते हैं ये छोटे मंत्रालयों के या विभागों के प्रभारी होते हैं, और जब भी कैबिनेट की बैठकों में इन्हें इन्वाइट किया जाता है तभी वो भागीदारी करते हैं।
जब तक इन्हें आमंत्रित नहीं किया जाएगा तब तक वो कैबिनेट बैठकों में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर ए वाला सही है। बी वाला सही है। कैबिनेट मंत्री जो है, जो बड़े प्रमुख मंत्रालय हैं उनके प्रभारी होते हैं, उनके निर्णयकर्ता होते हैं। राज्य मंत्री जो है ये मंत्रिपरिषद यानी कि जो कैबिनेट मंत्री हैं उनकी सहायता के लिए होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर तीनों के तीनों ही विकल्प सही हैं। तो आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। 103वां प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। सामान्यतः कैबिनेट मंत्री सत्ताधारी दल या दलों के शीर्ष स्तरीय नेता होते हैं जिन्हें बड़े मंत्रालयों का प्रभार सौंपा जाता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट मंत्रियों से संबद्ध होते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उनका सहयोग करें। देखिए यहाँ पर कैबिनेट मंत्री के बारे में पहला वाला कथन बिल्कुल सही है, यानी ये कैबिनेट मंत्री जो सत्ताधारी दल के जो शीर्ष नेता हैं, सर्वोच्च नेता हैं, वो होते हैं और इन्हें बड़े मंत्रालय और प्रमुख मंत्रालय का कार्यभार सौंपा जाता है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ये कैबिनेट मंत्रियों के अंडर में काम नहीं करते हैं, बल्कि स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। यहाँ पर जो राज्य मंत्री होते हैं केवल वो कैबिनेट मंत्रियों की सलाह के लिए, सहायता के लिए रखे जाते हैं। तो यहाँ पर बी वाला कथन गलत है, केवल ए वाला कथन सही है। तो आंसर होगा यहाँ पर 103 का आंसर होगा, यानी ए सही है किंतु बी गलत है, तो आंसर होगा सी वाला। 104वां प्रश्न है, भारत में मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए हमारे यहाँ पर जो मंत्रिपरिषद है इसमें मंत्रियों की 3 श्रेणियां होती हैं। एक तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, दूसरे राज्य मंत्री। देखिए राज्य मंत्री में भी 2 प्रकार हैं, एक स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और एक नॉर्मल राज्य मंत्री, और तीसरे होते हैं उप मंत्री। ये उप मंत्री जो होते हैं वो जूनियर मंत्री होते हैं जिन्हें कैबिनेट या राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक, राजनीतिक या संसदीय कार्यों में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। हालांकि जो उपमंत्री वाला दर्जा है, कैटेगरी खत्म कर दी गई है, अब केवल 3 कैटेगरी हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, यही लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीनों के तीनों सही हैं, तो आंसर है आपका डी वाला। 105वां प्रश्न है, भारत के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन करें। कथन 1, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। कथन 2, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल राष्ट्रपति की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल यही करता है। तो देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि राष्ट्रपति जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जबकि वास्तविक जो प्रमुख है वो कौन होता है, वो प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल करता है। तो देखिए यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही हैं, तो आंसर होगा यहाँ पर ए वाला। 106वां प्रश्न है, यहाँ कथन दिया गया है, कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा भी शामिल है। कथन 2, सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखिए यहाँ पर कथन 1 बिल्कुल सही है कि कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर पूरा प्रशासनिक ढांचा, जितने IAS ऑफिसर वगैरह हैं, IPS वगैरह हैं, ये सब इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ कथन 1 बिल्कुल सही है। सेकंड कथन भी यहाँ पर सही है कि सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और ये सरकार के सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, तो आंसर है आपका डी वाला। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। 107वां प्रश्न है, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का उल्लेख अनुच्छेद रिक्त स्थान में किया गया है 48, 49, 50, 51। तो जैसा कि मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूं, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 50 है ये राज्य को निर्देश देता है कि वह राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाए। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला। 108वां प्रश्न है, एक साधारण विधेयक को प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, संसद के किसी भी सदन में, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है, किसी भी सदन में रखा जा सकता है, प्रस्तावित किया जा सकता है। तो यहां पर सही आंसर है आपका सी वाला। 109वां प्रश्न है, यहां कथन दिया गया है, किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। कथन 2, संयुक्त अधिवेशन में दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं,
सदस्यों की संख्या कम होने के बावजूद भी राज्यसभा के विचार को प्राथमिकता मिलती है। देखिए यहाँ कथन एक तो सही है, लेकिन कथन दो गलत है, और हम इसका डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। चूंकि जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसमें लोकसभा के मेंबर्स ज़्यादा होते हैं, तो लोकसभा के मेंबर्स को के विचारों को प्राथमिकता पहले मिलती है। तो यहाँ कथन एक तो सही है, लेकिन कथन दो गलत है। तो आंसर होगा आपका सी वाला। 110वां प्रश्न है, राष्ट्रपति को उनके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाया जा सकता है। हालांकि यह केवल रिक्त स्थान की सिफारिश पर ही संभव है। सर्वोच्च न्यायालय, संसद के दोनों सदन, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो जैसा कि हमने अभी देखा था कि अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है, और महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। तो महाभियोग की प्रक्रिया के जरिए ही इसको अपने पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर होगा यहाँ पर बी वाला, ये संसद के दोनों सदन। 111वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय है? समाज के प्रतिबंध, विधायिका में सकारात्मक विपक्ष, स्वतंत्र न्यायपालिका, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता का सर्वोत्तम सुरक्षा उपाय क्या होगा? स्वतंत्र न्यायपालिका। अगर देश में सुरक्षा चाहिए तो सुरक्षा के लिए जरूरी है कि न्यायपालिका निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो, उसके ऊपर कोई दबाव ना हो, तभी वो निर्णायक भूमिका निभा पाएगी। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है सी वाला। 112वां प्रश्न है, निम्न में से कौन से प्रावधान भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता हेतु पाए जाते हैं? न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते संचित निधि पर भारित होते हैं, और वे पदावकाश ग्रहण करने के उपरांत वकालत नहीं कर सकते हैं। इनमें संवैधानिक नियुक्तियां होना, अपने न्यायिक व्यवहार के प्रति दृष्ट आलोचना से मुक्त होना, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो ए वाला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन जो हैं ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, और इन पर संसद में मतदान नहीं कराया जा सकता है। इसके अलावा पदावकाश का मतलब है रिटायरमेंट या सेवानिवृत्त। तो सेवानिवृत्त होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो किसी भी अदालत में वकालत नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए वाला सही है। इनमें संवैधानिक नियुक्तियां होना, यानी यहाँ पर इनकी जो नियुक्ति है वो संवैधानिक प्रक्रिया के अकॉर्डिंग होती है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ पर बी वाला भी सही है। इसके अलावा न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए न्यायाधीशों के आचरण और फैसलों की अनुचित आलोचना नहीं की जा सकती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो इसके उल्लंघन पर न्यायालय जो है अवमानना के लिए उसको दंडित कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए ए, बी, सी तीनों सही हैं, तो आंसर होगा आपका डी वाला, इन उपरोक्त में से एक से अधिक। 113वां प्रश्न है, आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत केशवानंद भारती केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है। यह सिद्धांत केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है। उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर ए वाला कथन पूरी तरह से सही है कि यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है, जिसे भारतीय न्यायपालिका द्वारा संविधान के दर्शन और मूल्यों की रक्षा के लिए विकसित किया गया है। तो यहाँ पर ए वाला सही है। कब ये सिद्धांत दिया गया है? ये सिद्धांत दिया गया है ऐतिहासिक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो मामला था उसमें 13 न्यायाधीशों की पीठ ने ये सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर बी वाला भी सही है। यहाँ पर तीसरा वाला भी सही है। ये सिद्धांत जो है मुख्य रूप से यह निर्धारित करता है कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत, यानी संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वो संशोधन जो है संविधान के मूल ढांचे या आधारभूत संरचना में कोई संशोधन नहीं कर सकती है। यानी कहने वाला ये कि अनुच्छेद 368 के तहत जो संविधान संशोधन की संसद की शक्ति है वो असीमित नहीं है, उस पर भी सीमा लगी हुई है। यानी आप संशोधन तो करेंगे, लेकिन वो संशोधन संविधान के मूल ढांचे में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सी वाला भी सही है। यहाँ पर तीनों ही सही हैं, तो आंसर होगा डी वाला, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। 114वां प्रश्न है, मशहूर केशवानंद भारती मुकदमा किसके बारे में है? संसद और कार्यपालिका के बीच, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच, कार्यपालिका और राज्यों के बीच, संसद और न्यायपालिका के बीच संबंध। तो ये जो है संसद और न्यायपालिका के बीच संबंध है, यानी संसद की जो भूमिका है संविधान संशोधन को लेकर और संसद की जो भूमिका है असीमित शक्तियों को लेकर, तो उसके बारे में ये सिद्धांत है। तो संसद और न्यायपालिका के बीच संबंध के बारे में है, तो आंसर है यहाँ पर डी वाला। 115वां प्रश्न है, 1980 के दशक की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट के न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए तैयार किए गए तंत्र की पहचान करें। प्रथम सूचना रिपोर्ट, फौजदारी कानून, जनहित याचिका, SAL। देखिए 1980 के दशक की शुरुआत में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश के जो आमतौर पर जो गरीब तबके के लोग हैं इनके लिए न्याय की पहुंच
पहुंच को सुलभ बनाने के लिए जनहित याचिका की शुरुआत की। और भारत में जो जनहित याचिका की शुरुआत का श्रेय है ये मुख्य रूप से न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती को और न्यायमूर्ति बी.आर. कृष्ण अय्यर को दिया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर है सी वाला। 116वां प्रश्न है, कथन दिया गया है जनहित याचिकाओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की न्यायपालिका की शक्ति में बढ़ोतरी की है। कथन 2, विचाराधीन कैदियों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एक मुकदमा चला जो पहली जनहित याचिका के रूप में प्रसिद्ध हुई। देखिए यहाँ पे कथन 1 बिल्कुल सही है कि जनहित याचिकाओं ने जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की जो न्यायपालिका की शक्ति है इसमें बढ़ोतरी की है। जितनी ज़्यादा जनहित याचिकाएं जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में उतने ज़्यादा मैटर आते हैं। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट है जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा न्याय प्रदान कर पाता है। तो एक तरह से न्यायपालिका की जो शक्ति है उसमें बढ़ोतरी भी हुई है। तो कथन 1 बिल्कुल सही है। कथन 2 जो है ये बिल्कुल सही है। देखिए भारत में जो PIL की स्टार्ट हुई है, शुरुआत हुई है, ये मुख्य रूप से एक केस था हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। इस मामले से इसकी शुरुआत हुई है। और ये मामला जो है बिहार की जेलों में जो बरसों से बंद जो विचाराधीन कैदी हैं, विचाराधीन का मतलब क्या है, अभी भी अंडर ट्रायल कैदी हैं, वो जेल में बंद कर दिए हैं, उन्हें बेल नहीं मिल पा रही है, तो उनके लिए ये फैसला आया था। और इस फैसले के बाद इस फैसले को जो भारत की पहली जनहित याचिका माना जाता है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद लगभग 40,000 जो विचाराधीन कैदी हैं उनको फिर रिहा किया गया था। तो यहाँ पर कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं। तो आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। 117वां प्रश्न है, इन कथनों पर विचार कर सही का चयन करें। कथन 1, भारत में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। कथन 2, भारत में प्रधानमंत्री के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होता है। देखिए यहाँ पे कथन 1 तो सही है कि भारत में प्रधानमंत्री जो है सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है क्योंकि ये मंत्रिपरिषद का हेड होता है। हालांकि इसका प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो आंसर होगा आपका सी वाला। 118वां प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल है राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों का बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, अनिश्चित, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं जब तक लोकसभा के सदस्यों का बहुमत का समर्थन से मिला हुआ है तब तक वो अपने पद पर बना रह सकता है। हालांकि उसका सामान्य कार्यकाल 5 साल ही होता है, लेकिन अगर उसको बहुमत का समर्थन नहीं मिलता है तो उसका कार्यकाल जो है कभी भी समाप्त हो सकता है। तो आंसर है यहां पर बी वाला। 119वां प्रश्न है, अभिकथन प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है। कारण प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों की नियुक्त करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली के तहत प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है और वह यह तय करता है कि किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय या विभाग सौंपा जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 75 के खंड 1 के तहत राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर है आपका ए वाला। 120वां प्रश्न है, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। भारत में प्रधानमंत्री के निधन पर अथवा उसके द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की दशा में मंत्रिपरिषद स्वयं ही भंग हो जाती है। किसी मंत्री के निधन, उसकी बर्खास्तगी अथवा उसके द्वारा त्यागपत्र दिए जाने की दशा में केवल मंत्री का पद ही रिक्त होता है। देखिए जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 74 के खंड 1 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका हेड प्रधानमंत्री होगा। चूंकि मंत्रिपरिषद की जो पूरी की पूरी बुनियाद है वो प्रधानमंत्री पर टिकी हुई है, अगर प्रधानमंत्री का निधन हो जाए या वो रिजाइन कर दे तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद स्वयं ही भंग हो जाती है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। जबकि किसी मंत्री का निधन हो जाए या प्रधानमंत्री उसको बर्खास्त करवा दे तो केवल मंत्री का पद रिक्त होता है, तो ऐसे में मंत्रिपरिषद बर्खास्त या भंग नहीं होती। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही सही हैं। तो आंसर है आपका यहाँ पर ए वाला, यानी ए और बी दोनों सही हैं। 121वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय लोकतंत्र की एक आवश्यक संस्था नहीं है? चुनाव आयोग, न्यायपालिका, योजना आयोग, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए चुनाव आयोग भी एक संवैधानिक संस्था है। न्यायपालिका के बारे में भी चाहे हाई कोर्ट्स हो या सुप्रीम कोर्ट हो संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं। योजना आयोग जो है ये ना तो संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक निकाय है। योजना आयोग का जो गठन है ये मार्च 1950 में
प्रधानमंत्री निकाय के रूप में एक मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा इसका गठन किया गया था। तो ये जो है योजना आयोग जो है ये संसदीय लोकतंत्र की एक आवश्यक संस्था नहीं है। तो आंसर है आपका यहाँ पर सी वाला। 122वां प्रश्न है, भारतीय संविधान से संबंधित इन कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राष्ट्रपति का नाम आलंकारिक अधिक होता है। देखिए यहाँ पर हमारे संविधान में राष्ट्रपति जो है राष्ट्राध्यक्ष होता है। हालांकि राष्ट्रपति जो है केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है, क्योंकि यहाँ पर अनुच्छेद 74 का खंड 1 में स्पष्ट कह दिया गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति जो उसकी सलाह के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति अपने मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकता है, बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही काम करता है। तो यहाँ सेकंड वाला कथन सही है। राष्ट्रपति का चुनाव जो है अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, यानी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि जो है विधायक और संसद, उनके द्वारा इनका चुनाव होता है। तो थर्ड वाला कथन गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति का काम जो अलंकारिक अधिक होता है, यानी यहाँ पर क्या है, केवल नाम के लिए रखा गया है, बहुत ज्यादा काम नहीं है। वास्तविक जो कार्यकारी शक्ति है वो प्रधानमंत्री के पास ही है। तो यहाँ चौथा वाला सही है। यहाँ पर 1, 2 और 4 सही है। तो आंसर है यहाँ पर 122 का डी वाला। 123वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें सम्मिलित होते हैं लोकसभा, राज्यसभा एवं संविधान तथा विधान परिषद के सदस्य, लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा एवं राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य। देखिए आप लोग पता ही है, अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया है। तो इसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होगा? जो चुने हुए सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, वही इसका मतदान करते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य हैं, वो इसके मतदान में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य की जो विधान परिषदें हैं, उनके कैंडिडेट इसके मतदान में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यानी यहाँ पर राज्य की विधानसभा के कैंडिडेट तो करते हैं, और जिन राज्यों में राज्य की विधान परिषदें भी हैं, उनके कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 124वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न में से कौन भाग नहीं लेते? विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, या ऊपरी कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऐसे राज्य जहां पर 2 सदनी विधायिका है, जैसे कि बिहार में 2 सदन है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है, तो यहाँ पर विधान परिषद के सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, केवल विधानसभा के लेते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर है ए वाला। 125वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, वह इस पद के लिए पुनः निर्वाचन करने के लिए पात्र होता है। यानी हमारे संविधान में कोई सीमा नहीं है कि 1 बार चुना जाएगा, 2 बार चुना जाएगा, असीमित बार चुना जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर होगा ई वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई विकल्प यहाँ सही नहीं है, तो आंसर है ई वाला। 126वां प्रश्न है, कोई व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय रिक्त स्थान के रूप में विशेष आदेश दे सकता है। याचिका, अपीलीय, सलाहकार, सरकारी आदेश। देखिए किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो अनुच्छेद 32 के तहत वह सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है। देखिए रिट को हिंदी में याचिका भी कहते हैं, अंग्रेजी में रिट या रिट कहीं कहीं ऐसे लिख देते हैं, तो रिट इसको हिंदी में याचिका कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय याचिका के रूप में विशेष आदेश दे सकता है, रिट के रूप में विशेष आदेश दे सकता है। और आपको पता है कि 5 प्रकार की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए। तो आंसर है आपका ए वाला। 127वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय विधायिका के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है और देश में किसी भी कानून या कार्यपालिका की कार्यवाही की संवैधानिक वैधता निर्धारित कर सकता है। जब भी इसे चुनौती दी जाती है तो इसे कहा जाता है एकीकृत न्यायपालिका, संरक्षक, न्यायिक समीक्षा, महाभियोग। तो देखिए यहां पर इस प्रक्रिया को न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। तो आंसर है आपका सी वाला। 128वां प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद के सचिवालय से संबंधित है? 100, 101, 112, 98। देखिए अनुच्छेद 98 जो है संसद के सचिवालय से संबंधित है। ये कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन का अपना एक अलग सचिवालय स्टाफ होगा, और संसद अपने सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तें इनसे संबंधित प्रावधान बना सकती है। तो आंसर है आपका यहाँ पर डी वाला, यानी 98।
129वां प्रश्न है, अभिकथन दिया गया है कि भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, कारण सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। तो देखिए हम लोग इसके बारे में कई बार डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ अभिकथन कारण दोनों सही हैं, तो आंसर है आपका ए वाला। 130वां प्रश्न है, निम्न में से भारत में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के बारे में कौन सा कथन सही है? इन न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है। ये न्यायालय किसी भी विधायन या कार्यपालिका के कार्य की संवैधानिक वैधता का निर्धारण कर सकते हैं। उनके न्यायाधीशों को केवल संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो न्यायालय है इसको संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है। ये संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। न्यायालय जो है विधायिका या कार्यपालिका का कोई भी आदेश जो संविधान को चुनौती दे रहा हो या संविधान का उल्लंघन कर रहा हो, तो ये उसकी वैधता का निर्धारण कर सकते हैं कि वास्तव में ये जायज है या नहीं है। तो इसकी शक्ति भी न्यायालय के पास है। तो यहाँ पर आपका बी वाला सही है। देखिए यहाँ पर जो भी न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हों या हाई कोर्ट के हों, तो इनका जो है अविश्वास प्रस्ताव से नहीं हटाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव तो केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध आता है। भाई अविश्वास प्रस्ताव उन लोगों के विरुद्ध आता है जिनको जनता ने प्रत्यक्ष रूप से चुना है। इन्हें जो है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित करके तब हटाया जाता है, ना कि अविश्वास प्रस्ताव से। तो सी वाला गलत हो जाएगा। यहाँ पर ए और बी सही है, तो यहाँ आंसर होगा डी वाला, उपयुक्त में से एक से अधिक। 131वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को रिक्त स्थान का सबूत पेश करने पर ही निष्कासित किया जा सकता है। निर्णय हेतु लंबित मामलों को धारित रखने, बहुत कम उपस्थिति, कई गलत निर्णय देने, दुर्व्यवहार अथवा अक्षमता। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रश्न ये कह रहा है कि जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनको अपने पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर दो ही तरीके हैं, सिद्ध कदाचार या दुर्व्यवहार या फिर अक्षमता। इनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर है डी वाला। 132वां प्रश्न है, इनमें से कौन राजकोषीय नीतियों को बनाता है? वित्त मंत्रालय, भारतीय सुरक्षा तथा विनिमय परिषद, नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए राजकोषीय नीति का संबंध सरकार के कराधान, सरकारी व्यय, सार्वजनिक ऋण और राजस्व से होता है। तो भारत में जो राजकोषीय नीतियां हैं ये मुख्य रूप से वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा तैयार की जाती हैं। तो आंसर है आपका ए वाला। 133वां प्रश्न है, संसद के प्रथम सत्र की शुरुआत वाले दिन प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति, प्रोटेम स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 87 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति करता है। तो आंसर है यहां पर ए वाला। 134वां प्रश्न है, कथन दिया गया है राज्यसभा लोकसभा से ज्यादा प्रभावशाली होती है। कथन 2, भारतीय संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। देखिए यहां पर कथन एक गलत है, क्योंकि लोकसभा जो है राज्यसभा की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली है। हालांकि राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ कथन 2 तो सही है, लेकिन कथन 1 गलत है। देखिए यहाँ पर राज्यसभा की अगर बात करें तो राज्यसभा को विशेष अधिकार कौन कौन से मिले वो आप जान लीजिए। जैसे राज्यसभा जो है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद की जो राज्य सूची है इसके किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। तो ये कुछ विशेष अधिकार राज्यसभा के पास हैं। तो यहाँ पर कथन 1 गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। तो आंसर है आपका डी वाला। 135वां प्रश्न है, इसका निर्णय कौन करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का स्पीकर, सर्वोच्च न्यायालय। तो जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड 3 के तहत यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तो इस पर लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। तो यहां पर सही आंसर है आपका सी वाला। 136वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता है? वित्त मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यहां पूछा गया किसकी सिफारिश के अलावा। ध्यान देना, यहां पूछा गया निम्नलिखित में किसकी सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता। यानी यहां पर
धन विधेयक है या नहीं इसकी पुष्टि तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन किसकी सिफारिश से यह प्रस्तुत किया जाता है ये जानना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 117 के खंड 1 के तहत कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य है। चूंकि यहाँ विकल्प में राष्ट्रपति नहीं दिया हुआ है तो आंसर होगा यहाँ पर ई वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। 137वां प्रश्न है, धन विधेयकों को प्रस्तावित किया जा सकता है केवल लोकसभा में? तो आंसर है आपका यहाँ पर ए वाला। 138वां प्रश्न है, धन विधेयक राज्यसभा में भारत के अंतर्गत पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पाया जाता है? अनुच्छेद 110 में, 111 में, 109 में, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 109 में है। इसके तहत कोई भी धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। तो आंसर है यहाँ पर सी वाला। 139वां प्रश्न है, लोकसभा की विशेष शक्ति की पहचान करें। धन विधेयक, राज्य सूची से संबंधित विषय, राष्ट्रपति का चुनाव, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। तो लोकसभा की विशेष शक्ति क्या है? धन विधेयक, जो कि केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो यहां पर आंसर है आपका ए वाला। 140वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सही नहीं है? राज्यसभा को मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव में मत देने का अधिकार नहीं होता है। राज्यसभा को धन विधेयक पास या खारिज करने का अधिकार नहीं है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं यह तय करने का अधिकार लोकसभा के स्पीकर का होता है। तो देखिए, यहां पर ए, बी और डी सही है, सी वाला गलत है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है ये अधिकार किसको है? ये लोकसभा के अध्यक्ष को है। तो आंसर है आपका यहां पर सी वाला। 141वां प्रश्न है, धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह वित्तीय मामलों से संबंधित है, यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है, इसकी प्रगति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। आपको यहाँ पर कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, धन विधेयक जो है ये वित्तीय मामलों से संबंधित होता है। तो यहाँ पर ये वाला कथन, पहला वाला कथन सही है। यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित होता है, तो सेकंड वाला भी सही है। थर्ड वाला गलत है। इसकी प्रगति इन कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इस पर लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। या चौथा वाला गलत हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा विकल्प सही हैं, लेकिन यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं वो केवल 2 दिए गए हैं। तो अगर आप ऑप्शन देखें तो आंसर होगा फिर आपका डी वाला, और बीपीएससी ने भी इसका आंसर डी माना है, उपरोक्त में से एक से अधिक। 142वां प्रश्न है, जैसा कि भारत के संविधान द्वारा सलाह दी गई है कि 2 संसदीय सत्रों के बीच का अंतर रिक्त स्थान से अधिक नहीं होना चाहिए, 6 महीने, 3 महीने, 8 महीने, 2 महीने। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच 6 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो आंसर है आपका ए वाला। 141वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद भारतवर्ष के अंतर्गत निम्न में से किसके द्वारा निर्णित किए जाते हैं? संसद के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत यह स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से जो उत्पन्न जो विवाद हैं या शंकाएं वगैरह हैं उनकी जांच या निर्णय केवल सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। तो यहां पर सही आंसर है आपका बी वाला। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। देखिए, मैं आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए उतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।